लाथेल एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह छत की ओर देख रहा था जो लगभग पूरी तरह से काय और फफूंदी से ढकी हुई थी, क्योंकि वह उस समय चार्लोट द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोच रहा था। सभी पिशाच, चाहे वह अर्ध पिशाच हो या शुद्ध रक्त वाले पिशाच, सभी शापित हैं। कोई भी पिशाच जो किसी अन्य जाति का खून चूसता है, एक अजीब बीमारी से मर जाता है। पिशाच अमर होते हैं, ये सच है, लेकिन इसके बारे में सोचो, अगर तुम हमेशा अजीब बीमारियों से पीड़ित हो, लेकिन तुम उस बीमारी से मर नहीं सकते, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। बीमारी के कारण होने वाला दर्द हमेशा के लिए रहता है। शायद खून चूसना देवताओं की नजर में एक गंदी चीज बन गई है, इसीलिए उन्होंने पिशाच वंश पर एक भयानक श्राप लगाया। कोई भी पिशाच जो खून चूसता है, उसे अजीब बीमारियां होंगी और उसे यातना देकर मार डाला जाएगा। उस दर्द को खत्म करने के लिए हमें अपने साथी पिशाचों को सबसे दर्दनाक तरीकों से मारना होगा। आग दिल को छेद रही है, सिर काट रही है। पिशाच पीड़ा सहने के लिए पैदा हुई जाति की तरह हैं। हम भी खून चूसने वाले राक्षस नहीं बनना चाहते, लेकिन देवता क्यों चाहते हैं कि पिशाच जाति अपने जीवन को लंबा करने के लिए खून चूसे? क्या ऐसा हो सकता है? हर कोई सही है। क्या केवल सबसे क्रूर लोग ही मरते हैं और पिशाच बन जाते हैं, उसके बाद वे सबसे अधिक दर्द सहने लगते हैं? क्या ये सही है? लाथेल की भौहें सिकुड़ गईं। थोड़ा भ्रमित महसूस करते हुए उसने मन ही मन सोचा, अभिशाप। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है? ऐसा कुछ हो सकता है? आखिरकार ये दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। शार्लोट भी दयनीय है, शायद यही कारण है कि वह खून नहीं चूसती है और वह खुद को बुरा होने दे रही है। भ्रमित करने वाला, बहुत भ्रमित करने वाला। आखिरकार मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हूँ, इसलिए अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। ठीक है, चलो धीरे धीरे सीखते हैं। अचानक उसके बगल से एक कराह सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और चार्लोट को देखा जो उसके बगल में लेटी हुई थी, उसकी ओर झुक रही थी। दरअसल दूसरे कमरे धूल और फफूंद से भरे हुए थे, इसलिए वह उनमें सो नहीं सका। केवल चार्लोट का कमरा बिल्कुल साफ था। वह काफी उत्साहित थी और उसने उसे अपने साथ सोने देने का फैसला किया। लाथेल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार चार्लोट एक 70 वर्षीय महिला थी और उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोना वैसा ही था जैसे वह अपनी दादी के साथ सो रहा हो। उनकी दादी भी नहीं थी। वैसे भी ये बहुत सामान्य था। उसके लिए ये भी असंभव था कि वह इतना विकृत हो कि एक 70 वर्षीय महिला में रुचि महसूस कर सके। माँ, अचानक चार्लोट ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और फुसफुसाई। हालांकि उसकी आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि लाथेल उसके बगल में लेटा हुआ था, उसने उसे स्पष्ट रूप से सुना। लाथेल ने आह भरी, कितना दयनीय है। जब हम बच्चे थे, चाहे हमें कितनी भी भयानक चीजों का सामना करना पड़े, फिर भी कोई न कोई था जो हमारी रक्षा करता था और जिस पर हम भरोसा करते थे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो दूसरे लोगों का तो सहारा बन जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें खुद भी सहारे की जरूरत है। लाथेल ने मन ही मन सोचा, उसे चार्लोट के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। वह एक अनाथ था, इसलिए उस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। शादी करने के बाद उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनका आध्यात्मिक सहारा बनेगी। अंत में उसने उसे धोखा दिया, इस प्रकार उसके प्रति उसके सारे प्यार और विश्वास को खत्म कर दिया। ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जो पीड़ित हैं और दूसरे जो पहले से भी अधिक पीड़ित हैं। लाथेल ने चार्लोट के हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया, जिससे उसे थोड़ा आराम मिला। लाथेल की हरकतों से चार्लोट को थोड़ी गर्मी महसूस हुई। वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराई और चुपचाप सो गई। ये देखकर कि वह पूरी तरह से सो रही थी, लाथेल का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। हालांकि चार्लोट बूढ़ी है, लेकिन जब वह छोटी थी तो वह निश्चित रूप से एक सुपर सुंदरता थी। भले ही वह बूढ़ी हो गई है, फिर भी वह बहुत खूबसूरत है। क्या बकवास है। आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या इतने लंबे समय तक अकेला रहने के कारण मेरी मानसिकता विकृत हो गई है? मुझे एक 70 साल की महिला में दिलचस्पी है। नहीं, लाथेल, शांत हो जाओ। लेकिन वह सचमुच आकर्षक है। असंभव, लाथेल, शांत हो जाओ। पाई 3.141596 है। 2/3 है 5। नहीं, 5/5 है 25, 5/6 है 40। मैं संकी हूँ। अल्पविराम। डिंग। चौथे दिन तक जीवित रहने के लिए बधाई हो मास्टर, क्या आप आज साइन इन करना चाहते हैं? सिस्टम अधिसूचना बजी, जिससे लाथेल जाग गया। लाथेल ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसे अपने सिर में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। कल मैं कब सो गया? ये सही है, उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। लाथेल को केवल इतना पता था कि उसने अपने दिमाग के अंदर के बुरे विचारों को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की है। उसके बाद उसे पता ही नहीं चला और वह सो गया। दाखिल करना, लाथेल ने मन ही मन कहा। डिंग। सफलतापूर्वक साइन इन करें। आपको एक जॉब कार्ड प्राप्त होता है, रॉयल शेफ। अल्पविराम। नाम, रॉयल शेफ। प्रकार, नौकरी। रैंक, सी। विवरण, इस पेशे में होने पर आपके पास शाही शेफ की तरह व्यंजन तैयार करने की क्षमता होती है। इतना ही नहीं, आपके पास खाद्य पदार्थों में अंतर करने और नए व्यंजन बनाने की क्षमता भी है। ध्यान दें, आपके पास नौकरियों की संख्या असीमित है। अल्पविराम। शाही महाराज। एक और सी रैंक करियर, ये बहुत अच्छा लगता है। भले ही मैं जादूगर न बनूं, लेकिन इस दुनिया में एक रेस्तरां खोलना ही मुझे रईस बनाने के लिए काफी है। धन्यवाद दंडिते, धन्यवाद भाग्य की देवी, धन्यवाद प्रणाली। लाथेल ने डांडाइट को पूरी कृतज्ञता के साथ धन्यवाद दिया। वह जानता था कि डांडाइट के बिना वह एक काल्पनिक दुनिया में नहीं आ सकता था और इस तरह की एक अद्भुत प्रणाली का मालिक नहीं हो सकता था। खोज करने के बजाय हर दिन उसे अनगिनत महान चीजें प्राप्त करने के लिए बस साइन इन करने की आवश्यकता होती है। लाथेल ने भाग्य की देवी को भी धन्यवाद दिया। भाग्य के बिना उसे जो चीजें मिली वे निश्चित रूप से सामान्य चीजें होती। अंत में उन्होंने सिस्टम को धन्यवाद भी दिया। सिस्टम के लिए धन्यवाद, उसे संसाधनों के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी या अन्य प्रणालियों की तरह बकवास कार्य करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। तुमने बहुत अच्छा किया, सिस्टम। लाथेल बेहद खुश थे। धन्यवाद। मुझे लगा कि मैंने अभी अभी किसी को धन्यवाद कहते सुना है। लाथेल को अजीब लगा। वह चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसे कोई अन्य आवाज या आवाज नहीं सुनाई दी। लाथेल ने भौहें चढ़ाई, शायद मैंने गलत सुना। प्रोफेशन कार्ड का उपयोग करें। डिंग। करियर कार्ड का उपयोग शुरू करें। इस कार्ड का उपयोग करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में ज्ञान प्राप्त करना होगा। इससे आपको थोड़ा कष्ट होगा। क्या आप अब जॉब कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? लाथेल ने एक पल के लिए सोचा, फिर चार्लोट पर नजर डाली जो अभी भी उसके बगल में सो रही थी। ऐसा लगता है कि पिशाच दिन के दौरान काम नहीं कर सकते।
शायद मुझे कोई बेहतर जगह मिलनी चाहिए। वह धीरे से बिस्तर से उठ गया। इसी समय खिड़की के माध्यम से कमरे में सूरज की रोशनी आ गई, इसलिए वह कमरे के अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि यह वह कमरा था जिसे चार्लोट अक्सर इस्तेमाल करती थी, यह अन्य कमरों से बेहतर नहीं था। बिस्तर को छोड़कर, जो थोड़ा साफ था, इस कमरे में हर जगह गंदगी भरी हुई थी और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। यहाँ तक कि फर्श भी काई से भरा हुआ था। यदि वह सावधान नहीं होता तो वह फिसल कर गिर सकता था क्योंकि काई बहुत फिसलन भरी थी। कमरे के दरवाजे से बिस्तर तक के रास्ते को छोड़कर हर जगह काई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस पर बार बार कदम रखा जाता था, इसलिए काई नहीं उग पाती थी। पूरे कमरे का बाकी हिस्सा लगभग सभी रंगों के काई और फफूंद से ढका हुआ था। लाथेल को उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसे डर था कि अगर वह इस कमरे में बहुत देर तक रहेगा तो अकेलेपन से मरने से पहले श्वसन संक्रमण से मर जाएगा। उसने अपना सिर हिलाया, कमरे से बाहर चला गया, दालान के रास्ते चला गया, फिर महल के बाहर पहुंचा। लाथेल ने सूरज की रोशनी का आनंद लिया। जैसे ही वह सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था, वह आभारी था कि वह आज भी जीवित था। उसने गहरी सांस ली और यहाँ की ताजी हवा को महसूस किया। आज एक और नया दिन, मुझे क्या करना चाहिए? लाथेल ने सोच समझकर भौहें सिकोड़ी। सिर्फ इसलिए कि उसे यहाँ बंद कर दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरे दिन आलस में पड़ा रहेगा। उसने अपने व्यक्तिगत सूचना पैनल को देखते हुए सोचा। अल्पविराम। नाम लाथेल। स्तर 0। ऊर्जा अंक 1000। प्रतिभा पृथ्वी डी थंडर डी वुड ई। कौशल छलावरण बी आवरण बी। अल्पविराम। हम ऊर्जा बिंदु काफी हैं। इलेक के अनुसार अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूं तो मुझे जादुई ऊर्जा का उपभोग करना होगा, फिर उसे फिर से भरना होगा। चक्र को लगातार दोहराएं। जादू की भरपाई करते समय शरीर की जादुई आरक्षित क्षमता को एक निश्चित सीमा तक विस्तारित करने का प्रयास करें, फिर आप ऊपर उठ जाएंगे। लाथेल ने भौहें चढ़ा दी। वह नहीं जानता था कि अपने वर्तमान ऊर्जा बिंदुओं का उपभोग कैसे किया जाए। वैसे भी उसके पास छलावरण और शीत के अलावा उपयोग करने के लिए कोई कौशल नहीं था। विशेष रूप से शीत कौशल का उपयोग स्वचालित रूप से किया जा रहा था और इसे ऊर्जा बिंदुओं का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलो पहले जॉब कार्ड का उपयोग करें। डिंग, क्या आप प्रोफेशन कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, डिंग, प्रोफेशन कार्ड का उपयोग करना। उसके ठीक बाद लाथेल को अपने सिर में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, इससे पहले कि उसके मस्तिष्क में सूचनाओं का एक बड़ा प्रवाह भर गया। लाथेल को अचानक एहसास हुआ कि वह अपने शरीर के अंदर ऊर्जा पूल के बगल में खड़ा था। झील के पानी से बैंगनी रंग की रोशनी निकल रही थी जो बेहद जादुई और रहस्यमय थी। उसके सिर के ऊपर रॉयल शेफ की नौकरी के बारे में जानकारी देने वाली प्रकाश की किरण झील में चमकी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश उसके शरीर के ऊर्जा कुंड में विलीन हो रहा हो। अपनी आंखें बंद करें, जानकारी को ऊर्जा झील के साथ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन करें। अचानक एक और आवाज गूंजी। लाथेल को नहीं पता था कि वह आवाज कहां से आई थी, लेकिन उसे उस आवाज में बेहद आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करके रॉयल शेफ की नौकरी से प्राप्त जानकारी को ऊर्जा पूल में विलय करने के लिए निर्देशित किया। लाथेल के सिर के ऊपर की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और इसके बजाय टेनिस बॉल के आकार की सफेद रोशनी की एक गेंद ऊर्जा झील में दिखाई दी। काल्ड्रॉन है, क्या वह मेरी रॉयल शेफ की नौकरी है? लाथेल को एहसास हुआ कि वह अपनी ऊर्जा झील के नीचे स्थित मणि को नियंत्रित कर सकता है। लाथेल ने अपना सिर खुजाया। वह इस दुनिया का निवासी नहीं था और इस दुनिया के बारे में उसे जो जानकारी थी वह बेहद सीमित थी। माँ, ठीक है, मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लाथेल ने खुद से कहा। वैसे भी मैं असहज महसूस नहीं कर रहा हूँ, शायद कुछ भी खतरनाक नहीं होगा। उसने कंधे उचकाए, फिर आंखें खोलीं। इस समय उसने आगे देखा और उसके दिमाग में अनगिनत जानकारी सामने आई। तो यह एक रॉयल शेफ की आंखें हैं, बहुत अद्भुत। मैं अपने आसपास के अधिकांश पौधों को पहचान सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि उन्हें एक साथ जोड़कर एक व्यंजन कैसे बनाया जाए। लेकिन मेरे पास खाना पकाने का कोई बर्तन नहीं है। लाथेल ने आह भरी, फिर अपना सिर घुमाया और महल के अंदर देखा। उम्मीद है कि अंदर कुछ उपयोगी है। अल्पविराम। एक अन्य स्थान पर, एक जंगल में, कुछ वैसे ही कपड़े पहने हुए लोगों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ। वे साहसी लोगों के एक समूह की तरह लग रहे थे, हालांकि उनके कपड़े सभी सफेद थे, सोने की सजावट के साथ, और उनकी छाती पर एक अजीब हीरे के आकार का प्रतीक था। लोगों के समूह में 5 लोग शामिल थे, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं अलग अलग थीं। अभी तक कोई खबर। जो व्यक्ति बोल रहा था वह एक छिपकली थी। उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी और उसके हाथ में एक लकड़ी का जादुई डंडा था। नहीं, ऐसा लगता है कि उस पत्थर को पकड़ने वाला व्यक्ति मर गया है। मैं उसकी जीवन ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता। एक लड़की बोली। उसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था और हाथ में जादू की छड़ी पकड़ रखी थी। उसका सुंदर चेहरा था और उसकी पीठ पर सुनहरे बाल बंधे थे। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके हाथों के बीच एक कांच की गेंद दिखाई दी। उस कांच के गोले में केवल एक छोटी सी काली धारा बह रही थी। ये गोला जल जीवन क्षेत्र है जो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बीच में जो काला धुआं है वह उस पत्थर को ले जाने वाले व्यक्ति का जीवन है। चूंकि यह काला हो गया है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मर गया है। उस छिपकली ने भौहें चढ़ा ली। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, हया, क्या वह अपनी मौत का नाटक कर सकता था, फिर उस पत्थर पर कब्जा कर सकता था? हया ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। उस व्यक्ति को चर्च के एक उच्च पदस्थ जादूगर ने सम्मोहित कर लिया था। वह केवल आदेशों का पालन करना जानता था, इसके अलावा उसके पास अपने बारे में कोई विचार नहीं थे। इस समय वह अधेड़ उम्र का आदमी जिसने हल्के कवच पहने हुए थे और अपनी कमर पर तलवार रखी हुई थी, भौहें चढ़ाई और कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उस पत्थर को निश्चित रूप से एक जादुई जहाज पर चर्च द्वारा ले जाया जा रहा है और सख्ती से संरक्षित किया जा रहा है। हम उस पत्थर की तलाश क्यों कर रहे हैं? छिपकली ने आह भरी और समझाया, तलवार, तुम्हें पता होना चाहिए कि चर्च ने एक बेहद सही योजना तैयार की है। क्या यह एक आदर्श योजना है, लिज़रू? एक अन्य व्यक्ति बोला। उसने भारी कवच पहन रखा था जिससे उसका चेहरा सहित पूरा शरीर ढका हुआ था। तो अब वह पत्थर कहाँ है? छिपकली जादू की छड़ी पकड़े हुए छिपकली थी। जब उसने भारी कवच पहने हुए व्यक्ति की व्यंग्यात्मक आवाज सुनी तो उसने भौहें चढ़ा लीं और उत्तर दिया, ताकि अपने रवैये पर ध्यान दो। हम चर्च के लिए एक मिशन पर हैं, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रख दो। ताकि ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया जैसे वह उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं देना चाहता हो। इस समय एक तंग सफेद पोशाक पहने और अपनी कमर पर 2 खंजर रखे हुए महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ। लिज़रू, वह पत्थर चर्च द्वारा ले जाया जा रहा है, तो हम क्या हैं ढूंढ रहे हो? लिज़रू ने उत्तर नहीं दिया लेकिन हया की ओर देखा।
हया इस समय चौंक गई। उसने तुरंत समझाया, माफ करें, मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती कि क्या हो रहा है। हालांकि मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे चर्च चाहता है कि हम उसे ढूंढें। चर्च ने मुझे वह गोला सौंपा जो व्यक्ति के जीवन और स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि वर्तमान स्थिति है, वह व्यक्ति मर चुका है। हम, महिला ने भौहें चढ़ाई, अगर वह व्यक्ति मर गया है तो हमें बस उसका शव ढूंढना है। हमें भूतों की तलाश क्यों करनी है? हया ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में जब से वह व्यक्ति मर गया है मुझे उसका स्थान नहीं मिल रहा है। हालांकि हम उनकी मृत्यु से पहले की स्मृतियों की छवियों पर भरोसा कर सकते हैं। वे स्मृतियां प्रकट होंगी और इस कांच की गेंद के अंदर संग्रहित की जाएंगी। हया ने हाथ में पकड़ी कांच की गेंद को आगे बढ़ाते हुए कहा। गोले में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छवि दिखाई दी जो एक आम साहसी व्यक्ति की तरह कपड़े पहने हुए था। उसने अपनी कमर पर एक छोटा सा बैग लटका रखा था, बेशक हर कोई जानता था कि उस बैग में क्या है। अचानक उन पर भूतों के एक समूह ने हमला कर दिया। गोबलिन के उस समूह में 8 छोटे गोबलिन और एक गोबलिन जादूगर शामिल थे। वह आदमी छोटे भूतों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी अचानक भूत जादूगर ने जादू कर दिया और एक छोटा सा जादू का चक्र प्रकट हो गया। उस जादुई घेरे से बास्केटबॉल के आकार का एक आग का गोला उस आदमी की ओर उड़ गया। बम, आग का गोला आदमी से टकराते ही धमाका हो गया। यद्यपि उसका शरीर आग से जल गया था, फिर भी वह ऐसे व्यक्ति की तरह खड़ा रहा जिसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। हालांकि उसके ठीक बाद छोटे गोबलिन्स ने उस पर हमला करने के लिए लगातार हथियारों का इस्तेमाल किया। लड़ाई बहुत अचानक शुरू हुई लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो गई। वह आदमी जमीन पर लेट गया और शैतानों ने सब कुछ छीनने के लिए उसके शरीर को खंगालना शुरू कर दिया। याददाश्त खत्म हो गई। समूह में सन्नाटा छा गया। इस समय लिजेरू ने कहा, ठीक है, चलो खोज जारी रखें। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। जादुई जहाज 5 दिनों में चर्च में पहुंच जाएगा। अगर हम अगले 5 दिनों में पत्थर को जल्दी से ढूंढकर चर्च में नहीं लाते हैं तो हम सब मर जाएंगे। अल्पविराम। लाथेल में वापस, वह इस समय उस रसोई में खोजबीन कर रहा था जिसे चार्लोट ने कल रात नष्ट कर दिया था। थोड़ी देर के बाद उसने थककर आह भरी, कोई भी बर्तन साबुत नहीं बचा है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? रसोई की कूड़े कचरे जैसी हालत देखकर उसने निराशा में अपना सिर हिला दिया। सौभाग्य से उसे 4 छोटी अक्षुवण डिस्क मिली। लाथेल महल के चारों ओर घूमता रहा और अन्य कमरों की खोज करता रहा। अचानक उसकी नजर एक बेहद बड़े दरवाजे पर पड़ी जो दूसरे कमरों के दरवाजों से 2 गुना बड़ा था। लाथेल ने दरवाजे की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और प्रवेश किया। कृत कृत कृत, दरवाजा खुलने की आवाज किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही थी। हालांकि अंदर का नजारा बेहद सामान्य था। यह कमरा एक बड़ा लिविंग रूम था। यह अंदर से बिल्कुल खाली था। कमरे के बीच में रखी एक कड़ाही के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। बाईं दीवार पर बनी खिड़कियों से सूरज की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। कमरे के दाहिनी ओर एक पूरी तरह से बंद दीवार थी जिसके ऊपर अजीब छवियों को चित्रित करने वाली अनगिनत पेंटिंगें लटकी हुई थी। जैसे ही लाथेल पास आया उसने अपने सामने कड़ाही पर करीब से नजर डाली। कड़ाही न तो बहुत बड़ी थी, न ही बहुत छोटी। ये काला था जैसे कि यह कच्चे लोहे से बना हो। इस पर कई जंग के धब्बे थे और यह बिल्कुल भी किसी भी पैटर्न से रहित था। यह इतना सामान्य था कि इससे लाथेल को अजीब आश्चर्य हुआ कि इतनी सामान्य चीज को इतने पवित्र स्थान पर क्यों रखा गया था। लाथेल ने कड़ाही को धीरे से छुआ। लड़के, क्या तुम इस दुनिया पर राज करना चाहते हो? हे, आवाज सुनकर लाथेल थोड़ा चौंका। वह आवाज आवाजों के कर्कश स्वर जैसी लग रही थी और इससे वह ये भेद नहीं कर पा रहा था कि यह आवाज किसी पुरुष की है या महिला की। क्या तुम इस संसार के स्वामी बनना चाहते हो? बस मेरी बात मानो, अपना जीवन मुझे समर्पित कर दो, मेरे वफादार सेवक बन जाओ और मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा। लाथेल। उसने कड़ाही की ओर देखा और अपने दिल में सोचा, ये पंक्ति मानवता जितनी ही पुरानी है, ये खलनायकों के लिए एक मानक रेखा है। शायद ये कड़ाही निश्चित रूप से किसी खलनायक की है। उद्धरण। हा, मेरी तलाश मत करो, मैं ठीक तुम्हारे सामने हूँ। आत्मविश्वास और अहंकार से भरी अजीब आवाज फिर से गूंजी, मानव तुम। ओए ओए ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? लाथेल कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने कड़ाही को उसे बुलाते हुए सुना। उसने अपना सिर घुमाया और शांति से कहा, आह, मैं गलत कमरे में घुस गया, क्षमा करें। ओए, मत जाओ, यहाँ वापस आओ, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। ये सुनकर लाथेल की भौहें तन गईं। उसने सोच में पड़कर अपनी ठुड्डी रगड़ी। कड़ाही भी चुप थी, उसके उत्तर की प्रतीक्षा में। अचानक लाथेल बोला, तुम क्या कर सकते हो? हा, लाथेल। ओए ओए, वापस आओ, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, कहाँ जा रहे हो? लाथेल ने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा, उसका चेहरा अधीरता से भर गया और कहा, मेरे पास आपकी हंसी सुनने का समय नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं अब और नहीं हंसूंगा, ठीक है? कड़ाही ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी चिंतित सी लगने लगी है। लाथेल बहुत देर तक कड़ाही को संदेह भरी आंखों से देखता रहा, फिर आह भरते हुए बोला, तो अगर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ तो तुम उत्तर देना। बेवकूफ इंसान, ओए, मुझे क्षमा करें, मैं रुक जाऊंगा, वापस आऊंगा, यहाँ वापस आओ। जैसे ही लाथेल ने दरवाजा खोला उसने कड़ाही की चीख सुनी। उसने कड़ाही की ओर देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। तो मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर दो, ठीक है? मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। ये सुनकर लाथेल कड़ाही के पास गया, वह चारों ओर चला गया, एक पल के लिए उसे देखा और फिर पूछा, क्या आपका कोई नाम है? बेशक हाँ, मेरा नाम स्वर्गीय इंद्रधनुष सर्वशक्तिमान सम्राट काल्ड्रॉन है। अल्पविराम। लाथेल, ये नाम एक राजमार्ग जितना लंबा क्यों है? ठीक है, काल्ड्रॉन। नहीं, तुम्हें मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाना होगा, सामान्य मानव, मेरा नाम स्वर्गीय है। रुको रुको, तुम मुझे काल्ड्रॉन कह सकते हो, मत जाओ। लाथेल ने चलना बंद कर दिया। उसने आह भरी और कहा, कॉल्ड्रॉन, वास्तव में मैं तुम्हारे साथ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम समझे? मैं समझता हूँ, काल्ड्रॉन ने कहा, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। तो आप क्या कर सकते हैं? काल्ड्रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आउच, नहीं, मैं अब और नहीं हंसूंगा। मैं आपको वह सब कुछ पाने में मदद कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं, जैसे प्रसिद्धि, शक्ति, महिलाएं आदि। मैं तुम्हें इस संसार का स्वामी बनने में भी मदद कर सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हो और मेरे वफादार सेवक बनते हो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। मरने के बाद तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी।
ये सुनकर लाथेल तुरंत मुड़ा और चला गया। वह मूर्ख नहीं था। यदि वह इस संसार का निवासी होता तो जब उसने कड़ाही की बातें सुनी तो उसे निश्चित रूप से अत्यधिक दिलचस्पी हुई होगी और लालच तुरंत उसके मन पर हावी हो जाएगा। हालांकि कड़ाही गलत थी। वह एक यात्री था, एक प्रवासी जो दूसरे भगवान की बदौलत इस दुनिया में आया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि मुख्य पात्र के अलावा कोई भी इस दुनिया का स्वामी नहीं बन सकता। इसके अलावा लेथेल को काल्ड्रॉन द्वारा दिए जाने वाले लाभों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक साइन इन सिस्टम है। जब तक वह साइन इन करेगा उसे हर दिन एक उपहार मिलेगा। लाथेल का मानना था कि यदि वह लंबे समय तक जीवित रहा तो सिस्टम की बदौलत सब कुछ उसके हाथ में होगा। इसलिए काल्ड्रॉन ने जो कहा वह उसके लिए पूरी तरह से अर्थहीन था। इसके अलावा काल्ड्रॉन ने जो पेशकश की थी उसे पाने के लिए लाथेल को अपनी आत्मा काल्ड्रॉन को बेचने की जरूरत थी। लाथेल कोई मूर्खतापूर्ण लालची व्यक्ति भी नहीं था जो थोड़े से लाभ के लिए अपनी आत्मा बेच दे। लाथेल को बिना किसी हिचकिचाहट के जाने के लिए मुड़ते देख कड़ाही चिल्लाई, रुको। तुम्हें मेरे प्रस्ताव पर विचार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस दुनिया के स्वामी बन सकते हो। मुझे स्वामी बनने या ऐसा कुछ भी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लाथेल मुड़ा नहीं, उत्तर देता हुआ धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। मैं तुम्हें शक्ति, प्रसिद्धि, महिलाएं हासिल करने में मदद करूंगा। मैं अपनी योग्यता से वे चीजें स्वयं प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, तुम जो चाहोगे मैं मान लूंगा, बस मुझे यहां से जाने दो। काल्ड्रॉन चिल्लाया। लाथेल ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसने कड़ाही की ओर देखा, अपनी ठुड्डी रगड़ी और एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अगर मैं मरने के बाद आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता हूं तो क्या आप मेरी आत्मा ले लेंगे? ये सही है। अजीब बात है, तुम्हें मेरी आत्मा की क्या जरूरत है? को खाने के? लाथेल, आप आत्माएं किस लिए खाते हैं? क्या आप केवल आत्माएं खाकर जीवित रह सकते हैं? मुझे भी नहीं पता। जब से मैंने सोचना शुरू किया है मेरे मन में केवल एक ही विचार था, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी को ढूंढना। उस व्यक्ति के मरने के बाद मैं उस व्यक्ति की आत्मा को भोजन के रूप में लूंगा। लाथेल ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसने एक वैज्ञानिक की तरह कड़ाही की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ अजीब देख रहा हो और वह उसका अध्ययन करना चाहता हो। ओए, तुम्हारी आंखों से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, काल्ड्रॉन चिल्लाया। लाथेल ने उसे उत्तर नहीं दिया लेकिन पूछना जारी रखा, आप यहाँ कितने समय से हैं? लगभग 10,000 साल पहले। तो पिछले 10,000 वर्षों में क्या तुमने किसी की आत्मा खाई है? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जीवित रहने के लिए आपको दूसरे लोगों की आत्माएं खाने की जरूरत नहीं है ना? फिर आप आत्माएं क्यों खाते हैं? हंडा, कुछ बहुत गलत लग रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या गलत है। नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? काल्ड्रॉन चिल्लाया, यह एक आदान प्रदान है। आप जो चाहते हैं उसे पाने में मैं आपकी मदद करूंगा। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के बाद मैं जो चाहता हूं वह ले लूंगा। यह एक उचित आदान प्रदान है। लाथेल ने चिल्लाकर कहा, आप महज एक पुरानी कड़ाही हैं जिसकी जड़ें 10,000 वर्षों से भी अधिक समय से इस स्थान पर हैं। आप क्या कर सकते हैं? मैं हा, ओए मत जाओ, मैं बस थोड़ा हंस रहा हूँ। काल्ड्रॉन तुरंत चिल्लाया, मैं तुम्हें सबसे बड़ा फार्मासिस्ट जादूगर बनने में मदद कर सकता हूँ। लाथेल, हंडा, बस इतना ही। क्या आप जानते हैं कि फार्मासिस्ट जादूगर क्या होता है? लाथेल ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। ठीक है। लाथेल ने काल्ड्रॉन के शब्दों को बाधित किया, आप मुझे मना नहीं सकते, बातचीत खत्म हो गई है। आप अगले 10,000 वर्षों तक यहाँ रहना जारी रखेंगे, अलविदा। ओए, काल्ड्रॉन वास्तव में अब जल्दी में था। आप क्या चाहते हैं? आप शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, जब तक वे उचित हैं, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। वास्तव में? लाथेल ने तुरंत अपना सिर घुमाकर कड़ाही की ओर देखा। कड़ाही ने लाथेल की आंखों में देखा और तुरंत बेहद असहज महसूस किया। मेरा मतलब है, आपका क्या मतलब है? लाथेल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जैसे ही उसने काल्ड्रॉन की ओर देखा, उसकी आंखें खतरे से भर गईं। मेरा मतलब यह है, काल्ड्रॉन ने लड़खड़ाते हुए कहा, यदि आपके द्वारा प्रस्तावित शर्तें उचित हैं, तो मैं समझौता कर सकता हूँ। लाथेल ने भौहें चढ़ा लीं और सोचा, अगर ऐसा है, तो मैं स्थितियों को थोड़ा बदल दूंगा। आप उन चीजों में मेरी मदद करेंगे जिनमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपको बाहरी दुनिया दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ, ठीक है? क्या आखिर हम बाहरी दुनिया को क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं आपको वह सब कुछ पाने में मदद करूंगा जो आप चाहते हैं, लेकिन मैं केवल बाहरी दुनिया को देख सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं एक मूर्ख कड़ाही हूँ? कड़ाही की चीख सुनकर लाथेल को कोई चिंता नहीं हुई। वह बस मुस्कुराया और कहा, काल्ड्रॉन, तुमने अभी भी मेरी बात नहीं सुनी। सबसे पहले एकमात्र चीज जो तुम मेरे लिए कर सकते हो वह है कि एक फार्मासिस्ट जादूगर बनने में मेरा समर्थन करो, ठीक है? आपको लगता है कि यह इतना आसान है? कड़ाही ने गुस्से से कहा, क्या आप जानते हैं कि एक फार्मासिस्ट जादूगर होना हर किसी को आपका सम्मान करने के लिए पर्याप्त है? यदि आप एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट जादूगर बन जाते हैं तो किसी देश के राजा को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। इंतजार। अचानक लाथेल बोला, आपने कहा था कि आप 10,000 से अधिक वर्षों से इस स्थान पर हैं, ठीक है? ये सही है। काल्ड्रॉन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तो क्या आप जानते हैं कि बाहरी दुनिया कितनी बदल गई है? कड़ाही चुप थी। ये सही है, ये यहाँ 10,000 से अधिक वर्षों से है, इसलिए इसे नहीं पता था कि बाहरी दुनिया कैसे बदल गई है। लाथेल ने आंख भरी, पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदलने के लिए 100 साल काफी हैं। आप यहाँ 10,000 साल से हैं, आप कैसे जानते हैं कि एक फार्मासिस्ट एन्चांटर अभी भी दूसरों द्वारा सम्मानित पेशा है? कड़ाही लड़खड़ा गई। 10,000 वर्ष, 1 वर्ष या 10 वर्ष नहीं। लाथेल ने कहा, इतना लंबा समय हो गया है, किसी पेशे का अभी भी सम्मान किया जाता है या नहीं? मुझे डर है कि कोई भी देश इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन लाथेल ने कड़ाही को सोचने का समय नहीं दिया और उसने बोलना जारी रखा। कॉल्ड्रन, आपको इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। इसके अलावा आपने कहा था कि आप मुझे एक महान फार्मासिस्ट जादूगर बना देंगे, लेकिन यह एक ऐसा पेशा है जिसे सीखने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। क्या होगा अगर मेरे पास फार्मासिस्ट एन्चांटर बनने की क्षमता नहीं है? उस स्थिति में आपके और मेरे बीच का अनुबंध उचित नहीं है। ये सुनकर कड़ाही को लगा कि यह अत्यंत उचित है। तो आप क्या चाहते हैं? लाथेल ने अपना चेहरा शांत रखा, हालांकि अंदर वह जोर जोर से हंस रहा था। वह झिझक रहा था और ध्यान से सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं एक अनुबंध लिखूंगा। अनुबंध देखने के बाद आप इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं?
यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो यह ऐसा होगा जैसे हम कभी मिले ही नहीं। मैं ये जगह छोड़ दूंगा जबकि आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करते रहेंगे जो आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सके। ठीक है। कार्लड्रॉन ने सोचा भी नहीं, वह तुरंत सहमत हो गया। चूंकि लाथेल को कागज नहीं मिला, इसलिए उसने एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग किया और फर्श पर धूल में लिखा। कड़ाही लाथेल के लिखने का इंतजार कर रही थी। 5 मिनट, 10 मिनटों, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे बाद लाथेल ने अंततः लिखना समाप्त कर दिया। कार्लड्रॉन ने जमीन की ओर देखा और डर गया। क्या ये इतना है? ये सही है। जमीन पर 2 मीटर से अधिक लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक दस्तावेज था। ऐसा लग रहा था मानो लाथेल ने बाइबल के एक हिस्से की नकल करके जमीन पर रख दी हो। लाथेल ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। चिंता मत करो। संक्षेप में, आप उन चीजों में मेरी मदद करेंगे जिनमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। फिर हम एक साथ बाहरी दुनिया को देखने जा सकते हैं। बेशक, मैं तुम्हें बेहद कठिन काम करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जिन चीजों में तुम मेरी मदद करोगे वे सब तुम्हारी क्षमता के भीतर हैं। कार्लड्रॉन ने जमीन पर अनुबंध को देखा और थोड़ा सिर दर्द महसूस किया। अच्छा, जरा ध्यान से पढ़ो, अगर सहमत हो तो मुझे बता सकते हो। लाथेल ने बोलना समाप्त किया और कड़ाही की प्रतीक्षा में जमीन पर बैठ गए। कार्लड्रॉन ने लाथेल द्वारा लिखे गए अनुबंध को 3 बार पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। हालांकि अनुबंध लंबा था, अनुबंध के भीतर अधिकांश शर्तें कार्लड्रॉन द्वारा लाथेल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करने के इर्द गिर्द घूमती थीं। अच्छा, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? लाथेल का सवाल सुनकर कार्लड्रॉन झिझक गया। वास्तव में, आपने अभी जो अनुबंध लिखा है वह बिल्कुल सही है, बिना किसी छेद के। हालांकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा नुकसान में हूँ। मुझे आपकी मदद करनी है और आपकी रक्षा करनी है, लेकिन आप केवल बाहरी दुनिया की यात्रा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। लाथेल ने अचानक भौहें चढ़ा दी। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं और कुछ करूं? यह इस तरह है। इस तरह, यदि आप एक शर्त जोड़ते हैं कि आप मेरी ऊर्जा को फिर से भरने में मेरी मदद करेंगे, तो मैं तुरंत आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगा। अपनी ऊर्जा पुनः भरें। कैसे? सरल, मुझे बस आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने की जरूरत है। आप टिप्पणी अनुभाग के अलावा मेरे लेखन अनुभव के बारे में मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अभी ऐप डाउनलोड करें। 24 वह इसका उपयोग नहीं कर सकती। आत्मा का अवशोषण। लाथेल की भौहें चढ़ गईं। वह अचानक एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर तिरस्कार और घृणा झलक रही थी। ओए, ये कैसी अभिव्यक्ति है? मैं आत्माओं को वैसे ही खाता हूं जैसे आप सुअर का मांस, गाय का मांस या अन्य जानवर खाते हैं। कड़ाही चिल्लाए। नहीं, गलत मत समझना, जब मैं आश्चर्यचकित होता हूं तो मेरे चेहरे के भाव थोड़े अजीब होते हैं। कार्लड्रॉन, क्या आपको लगता है कि मैं एक बच्चा हूं? हा। लाथेल ने जबरदस्ती मुस्कुराया। लेकिन आपको किस तरह की आत्मा की आवश्यकता है? स्तर जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा होगा। यदि आत्माएं जादूगरों की हों तो और भी अच्छा होगा। लाथेल ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें कितनी आत्माएं खाने की जरूरत है? आत्मा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कड़ाही ने उत्तर दिया। यदि आत्मा की गुणवत्ता उच्च है तो केवल एक आत्मा ही मेरे लिए कई दिनों तक कार्य करने के लिए पर्याप्त होगी। लाथेल ने सिर हिलाया। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और पूछना जारी रखा। यह आसान है, मैं तुम्हें कब्रिस्तान में ले जाऊंगा ताकि तुम जितनी चाहें उतनी आत्माएं खा सकें। ओए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना नीच हूं? कड़ाही ने गुस्से में कहा, मैं केवल ताजा आत्माएं खाता हूं, जिसका मतलब है, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे आपके खाने के लिए लोगों को मारना होगा, या क्या आप केवल उन लोगों की आत्माओं को खाते हैं जो अभी अभी मरे हैं? लाथेल ने भौहें सिकोड़कर कहा, ये सही है, ये शर्त मेरी अंतिम सीमा है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें बातचीत जारी रखने की आवश्यकता है। कड़ाही की आवाज और भी दृढ़ हो गई। अधिक से अधिक, मैं अगले 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करूंगा और मुझे विश्वास नहीं है कि कोई भी इस जगह की खोज नहीं करेगा। कड़ाही की कर्कश आवाज सुनकर लाथेल ने कई बातों के बारे में सोचा। अंत में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अनुबंध बदल दूंगा। लाथेल ने बोलना समाप्त करने के बाद दोनों पक्षों के लक्ष्य बदल दिए। जब कड़ाही ने उस पर नजर डाली तो उसे लगा कि कोई समस्या नहीं है और उसने इसे स्वीकार कर लिया। कड़ाही से एक काली रोशनी उड़कर जमीन पर पड़े शब्दों को घेर रही थी। उसके बाद लाथेल द्वारा लिखे गए शब्द गायब हो गए, प्रकाश की 2 धाराओं में बदल गए। प्रकाश की एक धारा कड़ाही में उड़ गई, प्रकाश की शेष धारा उसके सामने उड़ गई। उसके दिमाग में अचानक एक आवाज आई, क्या आप स्वर्गीय इंद्रधनुष सर्वशक्तिमान सम्राट कार्लड्रॉन के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करना चाहते हैं? उसी समय अनुबंध की जानकारी उसके दिमाग में प्रकट हुई। अंदर वह सब कुछ था जो उसने लिखा था, अपरिवर्तित। वह मुस्कुराया और सोचा, ऐसा लगता है कड़ाई बिल्कुल खराब नहीं है। सहमत होना, अनुबंध सफलतापूर्वक हस्ताक्षरित। इसके ठीक बाद लाथेल को लगा कि उनके और कार्लड्रॉन के बीच एक बेहद जादुई संबंध था। यह उस समय से अलग था जब उन्होंने और चार्लोट ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, लाथेल संतुष्टि के साथ मुस्कुराए, अब से हम एक ही नाव में हैं। मुझे आशा है कि आप अनुबंध के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। चिंता न करें, कार्लड्रॉन ने कहा, एक अनुबंध देवताओं द्वारा प्रमाणित एक प्रकार का बंधन है। यदि आप इसे नष्ट करते हैं तो मेरी और आपकी आत्मा दोनों को भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा आत्मिक ऊर्जा नहीं बची है। अगर मैं जानबूझकर हमारे बीच के अनुबंध के बंधन को नष्ट कर दूं, तो मैं निश्चित रूप से गायब हो जाऊंगा। ये सुनकर लाथेल ने सिर हिलाया। वह अनुबंध के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह अनुबंध तोड़ने का भय महसूस कर सकता था। अच्छा, फिर लाथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश सहयोग, शुभ सहयोग, अल्पविराम। रुको, क्या तुम मुझसे यही करवाना चाहते हो? ये सही है। यह बाहरी दुनिया को देखने के बारे में नहीं है। यह बाहर है, बेझिझक सब कुछ देख लो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन आखिर आप क्या कर रहे हैं? कार्लड्रॉन चिल्लाया। इस समय उसे लाथेल द्वारा 3 पत्थरों पर रखा गया था। कड़ाही के नीचे एक बहुत बड़ी आग थी। कड़ाही के अंदर विभिन्न सब्जियों का मिश्रित सूप था जो लाथेल को आसपास मिला था। लाथेल ने कड़ाही के अंदर से कुछ सूप निकालने और उसका स्वाद लेने के लिए लकड़ी की करछूल का उपयोग किया। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। भले ही कोई मसाला नहीं है, फिर भी स्वाद अद्भुत है। अगर मैं एक रेस्तरां खोलूंगा तो मैं निश्चित रूप से एक रईस बन जाऊंगा। ओए, मुझे नजरअंदाज मत करो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कार्लड्रॉन गुस्से से चिल्लाया। लाथेल ने आह भरते हुए कहा, कार्लड्रॉन, मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। बाहर देखो, सूरज गर्म है, घास हरी है, लेकिन ठंडी हवा है और
अति स्वादिष्ट सूप का एक बर्तन आपके अंदर है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं स्वर्गीय इंद्रधनुष सर्वशक्तिमान सम्राट कॉल्ड्रॉन हूँ। अनगिनत लोग मुझे पाने के लिए उत्सुक हैं ताकि वे एक महान फार्मासिस्ट जादूगर बन सकें, फिर भी आप सूप बनाने के लिए मेरा उपयोग करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? आप लाथेल ने आह भरी। कॉल्ड्रॉन, दवा जड़ी बूटियों या कुछ खाद्य पदार्थों से बनाई जाती है ना? ये सही है, कॉल्ड्रॉन ने असमंजस में उत्तर दिया। यही बात भोजन के लिए भी लागू होती है, लाथेल ने आगे कहा। यदि आप जानते हैं कि लाभकारी खाद्य पदार्थों को एक साथ कैसे मिलाया जाए, तो वे एक उपाय से अलग नहीं है। यह न केवल इसे खाने वाले व्यक्ति के लिए उपचार प्रभाव और पूरक पोषण हो सकता है, बल्कि इसे खाने वाले व्यक्ति को स्वादिष्ट और खुश भी महसूस कराता है। तो कॉल्ड्रॉन, दवा और एक स्वादिष्ट व्यंजन जिसका दवा के समान प्रभाव होता है, के बीच आप किसे चुनेंगे? बेशक यह एक स्वादिष्ट व्यंजन है, कड़ाही ने उत्तर दिया। लाथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस समस्या को समझते हैं, आप वास्तव में एक स्मार्ट कड़ाही हैं। फिर आपको बस चुपचाप दृश्यों की प्रशंसा करने की जरूरत है और मैं अपना काम करूंगा, ठीक है? ठीक है। कॉल्ड्रॉन लड़खड़ा गया, उसे लगा कि कुछ गलत है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या गलत था। अंत में उसे चुप रहना पड़ा। उसने लाथेल को सूप बनाने के लिए उसका उपयोग करने की अनुमति दी क्योंकि उसे आश्चर्य था कि वह क्यों अस्तित्व में था। बहुत सारी बातें सोचते हुए लाथेल ने कढ़ाई में सूप हिलाया। अचानक उसका दूसरा हाथ कढ़ाई के करीब चला गया और उसके शरीर के अंदर की जादुई ऊर्जा तुरंत उसके विचारों का अनुसरण करते हुए कढ़ाई में फैल गई। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो उसकी जादुई ऊर्जा को सूप में इंजेक्ट किया गया था। ये है, कड़ाही चौंक गई। यह ऊर्जा के प्रवाह के समान है जिसका मैंने 10,000 साल से भी पहले सामना किया था। नहीं, शायद मैं गलत हूँ। लाथेल की ऊर्जा उस अस्तित्व से बहुत कमजोर है। ये सूरज की तुलना में मोमबत्ती की रोशनी की तरह है। हो सकता है मैं बहुत संवेदनशील हूँ। लाथेल को निश्चित रूप से नहीं पता था कि कड़ाई क्या सोच रही थी। वह अपने ऊर्जा पूल से ऊर्जा को सूप में स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लगभग 5 मिनट बाद सूप से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। हालांकि रोशनी बहुत धीमी थी, फिर भी अगर आप करीब से देखेंगे तो आप अभी भी सूप की रोशनी देख सकते हैं। सुगंध उठी और सर्वत्र फैल गई। पुरानी सब्जियों की मिली जुली बेहद सुखद खुशबू थी। इसके अलावा औषधीय जड़ी बूटियों की भी खुशबू थी। असंभव, कड़ाही खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी और चिल्लाने लगी। क्या बकवास है। जब लाथेल ने कॉल्ड्रॉन की आवाज सुनी तो वह चौंक गया। कॉल्ड्रॉन, जब मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं तो मुझे मत चौंकाओ। कड़ाही ने लाथेल से माफी नहीं मांगी। इसके विपरीत उसने पूछा, आपने अभी क्या किया? मैंने बस इस सूप में अपनी जादुई ऊर्जा डाली है। अधिकांश शेफ अधिक स्वाद वाली सामग्री को संरक्षित और ताजा करने के लिए ऐसा करते हैं। क्या कुछ अजीब हो रहा है? नहीं, ये बस है। कड़ाही थोड़ा झिझकी, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि वह क्या देख रही थी। ऐसा लगता है कि आपने सूप में मौजूद सामग्रियों के छिपे हुए गुणों को सक्रिय कर दिया है, उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों में बदल दिया है। छिपे हुए गुण। लाथेल को थोड़ा भ्रम हुआ। क्या सब्जियों में भी छुपे हुए गुण होते हैं? कॉल्ड्रॉन ने आह भरी। ये सही है। किसी भी प्रकार के पौधे में अपने स्वयं के छिपे हुए गुण होते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए फायदेमंद या हानिकारक हो सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। अधिकांश उच्च रैंक वाले शेफ अपने व्यंजनों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपने व्यंजनों में जादुई ऊर्जा डालने की विधि का उपयोग करते हैं। हालांकि उसी विधि का उपयोग करके ऐसा लगता है कि आपने पकवान को एक वास्तविक औषधीय जड़ी बूटी में बदल दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस सूप का स्वाद न केवल बढ़ जाएगा, बल्कि इसे खाने वाले व्यक्ति को अपनी जादुई ऊर्जा को फिर से भरने में भी मदद मिलेगी। यहां तक कि इसमें दर्द को कम करने और रक्तस्राव को रोकने का कार्य भी है। यह अजीब है, केवल कुछ सब्जियों में इतने सारे कार्य होते हैं। यह अन्य औषधीय जड़ी बूटियों से अलग नहीं है। लाथेल को भी ये सुनकर अजीब लगा। उसका इरादा केवल अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को समाप्त करने का था, फिर ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करने का था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने गलती से सोना तोड़ दिया हो। आपकी ऊर्जा थोड़ी अजीब है लेकिन बेहद खतरनाक भी है। अगर दूसरे लोगों को पता चल गया तो मुझे डर है। चिंता मत करो। लाथेल ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं कि आपने क्या कहा। लाथेल निश्चित रूप से जानता था कि जीवन कैसे चलता है। लोग निर्दोष हैं, लेकिन कीमती चीजें रखने से लोग दोषी हो जाते हैं। वह जानता था कि उसकी ऊर्जा में कुछ बेहद अजीब है। यही कारण है कि वह सब्जियों के छिपे हुए गुणों को सक्रिय करने में सक्षम था। जरा सोचिए, यदि सब्जियों में औषधीय जड़ी बूटियों की जगह लेने की क्षमता होती तो क्या होता? वह क्या है? लाथेल चौंक गया और इससे उसकी चीख निकल गई। चार्लोट, तुमने मुझे चौंका दिया। लाथेल हौंफने लगा। उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। चार्लोट ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर सूप के बर्तन की ओर देखा। वह है। आप खाना खाना चाहेंगे? चार्लोट ने सिर हिलाया, हालांकि उसका चेहरा किसी अन्य अभिव्यक्ति से रहित लग रहा था। लाथेल ने सूप की एक प्लेट उठाई और उसे एक चम्मच दिया। चार्लोट ने सूप की प्लेट को देखा और फिर लाथेल के हाथ में चम्मच को देखा। फिर उसने सूप की प्लेट ली, उसे अपने मुंह में डाला और खाना शुरू कर दिया। आप मत पूछो। कड़ाही की आवाज सुनाई दी। वह चम्मच का उपयोग करना नहीं जानती, तुमने उसे चम्मच क्यों दिया? लाथेल, तुम्हारा मतलब क्या है? वह चम्मच नहीं पकड़ सकती। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि उसने कभी चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया है। रुको, क्या आप जानते हैं वह कौन है? बिल्कुल, कॉल्ड्रॉन चिल्लाया। ओए बच्चे, मैं 10,000 वर्षों से अधिक समय से इस महल में हूँ, मुझे ये भी पता है कि उसके पूर्वज कौन थे। बहुत खूब, लाथेल ने चिल्लाकर कहा। उसने चार्लोट को दोनों हाथों से प्लेट पकड़ते हुए अपने मुंह से सूप पीते हुए देखा। जब वह ऐसा कर रही थी तो उसने ऐसी आवाजें निकाली जो थोड़ी असभ्य थीं। 10 सेकंड के बाद चार्लोट ने प्लेट नीचे रख दी, दूर की ओर देखा और बुदबुदाया, बहुत स्वादिष्ट। लाथेल, अरे यदि यह स्वादिष्ट है तो क्या आप कम से कम कुछ भावनाएं दिखा सकते हैं? चार्लोट द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थता के कारण लाथेल असहाय महसूस कर रही थी। हालांकि उसने फिर भी प्लेट ले ली और उसके लिए सूप की दूसरी प्लेट निकालना जारी रखा। लाथेल को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। फिर उसने चार्लोट की ओर अपराध बोध से देखा और कहा, शार्लोट, क्षमा करें, मैंने आपकी अनुमति के बिना ये कड़ाही ले ली। चार्लोट ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। उसके चेहरे पर झुर्रियां तनिक भी नहीं कांपी। ये कड़ाही मेरी है, लाथेल, उसने आह भरी और धैर्यपूर्वक समझाया। हाँ, यह एक अजीब कमरे में था। कोई बात नहीं, चार्लोट ने लाथेल को टोकते हुए कहा, अगर तुम्हें ये पसंद है तो ले लो। मुझे भी वास्तव में कोई परवाह नहीं है।
चार्लोट की अभिव्यक्ति को देखकर लाथेल को वास्तव में विश्वास हो गया कि उसे काल्ड्रॉन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है बच्चे, वह अजीब औरत वास्तव में मेरे अस्तित्व की परवाह नहीं करेगी। कड़ाही की आवाज गूंज उठी। चार्लोट ने एक पल के लिए कड़ाही की ओर देखा, फिर अपना सूप खाना जारी रखा। लाथेल ने भौहें चढ़ा दी। ये पहली बार था जब वह चार्लोट जैसे किसी अजीब व्यक्ति से मिला था। हो सकता है ये कड़ाही इतनी बेकार है कि चार्लोट को इसके अस्तित्व की भी परवाह नहीं है। ओए बच्चे, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। क्षमा करें, हा हा हा। प्राचीन काल के लोगों के विपरीत आजकल के बच्चे शिष्टाचार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हे, क्या वे आपके प्रति बहुत विनम्र और सम्मानजनक हैं? लाथेल को अजीब लगा और उसने पूछा। बेशक, उन्होंने मेरे साथ भगवान जैसा व्यवहार किया। उन्होंने मुझे एक पवित्र स्थान पर रखा और मेरे सामने घुटने टेक दिए। आपके अंदर सूप बनाना मेरे लिए सम्मान की बात है। तुम दिखावा करो कि मैंने कुछ नहीं कहा। कड़ाही ने आह भरी। वह लाथेल से बात जारी नहीं रखना चाहता था। लाथेल ने भी कॉल्ड्रॉन पर ध्यान नहीं दिया। उसने चार्लोट की ओर देखा और पूछा, क्या ये स्वादिष्ट है? चार्लोट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बहुत जल्दी सूप खत्म किया, फिर हल्का सा सिर हिलाया। स्वादिष्ट। लाथेल, चार्लोट, बस इतना ही। चार्लोट। उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और कहा, बहुत स्वादिष्ट। लाथेल ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, यदि आप और अधिक चाहते हैं तो आप और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। चार्लोट ने कड़ाही की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। लाथेल ने भी खाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसकी डिश अच्छी बनी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी महसूस किया कि सूप खाते समय उनका शरीर बहुत आरामदायक था। उन्हें लगा कि इसका प्रभाव बिल्कुल सबसे महंगे टॉनिक के समान था। लाथेल अचानक बोला, आपने कहा था कि आप मुझे जादू सिखाएंगे, है ना? चार्लोट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लाथेल ने धैर्यपूर्वक उसके खाना खत्म करने का इंतजार किया। सूप खत्म करने के बाद उसने सिर हिलाया, ये सही है, लेकिन मैं पिशाच जाति के जादू के अलावा कोई जादू नहीं जानती। लड़का, तुमने गलत व्यक्ति से पूछा। कड़ाही ने कहा, पिशाच एक खून चूसने वाली जाति है। वे खून से संबंधित जादू का उपयोग करते हैं। अन्य जातियां, यहाँ तक कि मनुष्य भी इसे नहीं सीख सकते। तो लाथेल ने थोड़ा निराश होकर कहा, क्या मैं उससे जादू नहीं सीख सकता? ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता भी नहीं। ये सही है, कड़ाही ने कहा। जब लाथेल ने सुना तो उसे लगा कि उसके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई है। रुको, तो उसके पास सामान्य जादू से संबंधित कोई किताब भी नहीं है? क्या आपको लगता है कि वे ऐसी चीजें रखेंगे जो उनके लिए बेकार हैं? कड़ाही ने तिरस्कारपूर्वक कहा। लाथेल पूरी तरह निराशा में था। उसने सोचा कि वह चार्लोट से बहुत सारे जादुई कौशल और यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता भी सीख सकता है। अंत में उसकी सारी आशाएं समुद्री झाग में पिघल गईं। रुको, आप 10,000 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में हैं। आप निश्चित रूप से बहुत सारा जादू जानते हैं, है ना? लाथेल ने अपनी आशाएं काल्ड्रॉन में स्थानांतरित कर दी। हालांकि कड़ाही ने उसके सिर पर ठंडे पानी की एक और बाल्टी डालना जारी रखा। क्षमा करें, मैं केवल फार्मासिस्टों और उनसे संबंधित ज्ञान के बारे में जानता हूँ। लाथेल ने अपना सिर झुका लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्रकाश रहित किसी अथाह गड्ढे में गिर गया हो। जादुई कौशल के बिना वह शायद ही अभ्यास कर पाता। इसके अलावा वह ऊर्जा का उपभोग करने और स्तर बढ़ाने में सक्षम नहीं होता। सब कुछ रुक सा गया। अचानक लाथेल को महसूस हुआ कि एक उंगली उसके बाइसेप में चुभ रही है। उसने अपना सिर घुमाया और चार्लोट की ओर देखा। उसने उसके सामने एक मोती रखा और कहा, ये तुम्हारा इनाम है। लेकिन चार्लोट ने मोती उसके हाथ में रख दिया और खड़ी हो गई और महल के अंदर चली गई। लाथेल ने चार्लोट की पीठ की ओर देखा जब तक कि वह महल के अंदर गायब नहीं हो गई। फिर उसने आह भरी। कॉलड्रन, क्या चार्लोट सूरज से नहीं डरती? बेवकूफ, कड़ाही ने डांटा। वह एक शुद्ध रक्त पिशाच है। ऐसा ही है। उसने सिर हिलाया और उस मोती की ओर देखा जो चार्लोट ने उसे अभी दिया था। यह जेड का एक टुकड़ा था जिसका व्यास लगभग 5 सेमी था और वह खून की तरह लाल था। जेड के दोनों किनारों पर चमगादड़ के पंखों की एक जोड़ी उकेरी गई थी। यह एक अंतरिक्ष रत्न है। इसकी रैंक काफी ऊंची है। यह शायद बी रैंक है। काल्ड्रॉन बोला। अरे, बी रैंक तो बस बहुत ऊंची है। ये सही है, काल्ड्रॉन ने कहा। मेरे समय में बी रैंक इतनी खास नहीं थी। ओह, तो चुप रहो। मुझे पता है कि तुम क्या कहने जा रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। कंजूस, लाथेल ने चुपचाप उसे डांटा। उसने अब कड़ाही पर ध्यान नहीं दिया बल्कि मणि का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये बिना मालिक का रत्न है। यदि आप इसमें जादुई ऊर्जा डालेंगे तो रत्न आपका हो जाएगा। काल्ड्रॉन ने लाथेल को सलाह दी कि मणि का उपयोग कैसे किया जाए। लाथेल ने वैसा ही किया जैसा कि काल्ड्रॉन ने कहा था और इसके तुरंत बाद उसे लगा कि मणि के अंदर काफी बड़ी जगह है। वह जगह कुछ हद तक उसके स्वामित्व वाले सिस्टम स्पेस के समान थी। बच्चे, वह रत्न न केवल तुम्हें भंडारण स्थान देता है बल्कि इसके कई अन्य प्रभाव भी हैं। काल्ड्रॉन ने समझाया, इसमें अन्य लोगों के रक्त को अवशोषित करने और इसे आपके अवशोषित करने के लिए ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता है। और निश्चित रूप से यह उस ऊर्जा को अपने भीतर संग्रहित भी कर सकता है और एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट कर सकता है। जब लाथेल ने यह सुना तो उसने अपने हाथ में मौजूद मणि को देखा, फिर उसे अपने सिस्टम स्पेस में फेंक दिया। हालांकि चार्लोट ने उसे जो जेड दिया था वह एरिक द्वारा दिए गए स्पेस बैग से कई गुना अधिक उन्नत था, लेकिन उनके कार्य कुछ हद तक समान थे। वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए स्थान बनाने के कार्य के अलावा इसका एक अन्य कार्य भी है जो इसके अंदर वस्तुओं के जीवनकाल को बढ़ाना है। अधिक सटीक होने के लिए, यदि किसी व्यंजन को सामान्य परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है तो वह एक दिन के बाद बासी हो जाएगा, लेकिन जब जेड के एक टुकड़े के स्थान पर उसे बासी होने में लगने वाला समय अधिक होगा, शायद लगभग 10 दिन। हालांकि रक्त के रंग के जेड का एक टुकड़ा या एक स्पेस बैग भी उसके पास मौजूद सिस्टम स्पेस की तुलना नहीं कर सकता था। सिस्टम स्पेस में समय और स्थान जमे हुए प्रतीत हो रहे थे। यदि लाथेल ने 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी का एक कप सिस्टम स्पेस में डाल दिया और वह इसे 1 साल बाद निकाल लेता है तो यह अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके शीर्ष पर स्पेस बैग और रक्त रत्न चोरी हो सकता था, लेकिन लाथेल का सिस्टम स्पेस चोरी नहीं हो सका। सुरक्षा और भंडारण कार्य के मामले में सिस्टम स्पेस उस जेड से काफी बेहतर था जो चार्लोट ने उसे दिया था। हालांकि उसने जेड का वह टुकड़ा अभी भी अपने पास रखा। आखिरकार इसकी रैंक काफी ऊंची थी और इसकी कीमत भी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा थी। अल्पविराम, जंगल में कुछ एक जैसी पोशाकें पहने 5 लोगों का एक समूह घूम रहा था। ये सही है, ये लिजारू लोगों का समूह था। वे छोटे छोटे भूतों की लाशों के चारों ओर खड़े थे। लिजारू ने भौहें चढ़ाईं। हया,
हया, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने सिर हिलाया। उसने एक क्रिस्टल बॉल निकाली, फिर उसे देखा, जबकि कभी-कभी जमीन पर पड़े भूतों के शवों को भी देखती थी। वे भूत हैं जिन्होंने वाहक को मार डाला। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर के ठिकाने का पता लगा लिया है, इसलिए। हा, ताकी की आवाज तिरस्कार से भरी थी। ताकि, अपना मुंह देखो। लजीरू ने चेतावनी दी। ओए, अचानक, सोर्वी की आवाज दूर से सुनाई दी, मुझे उन भूतों की गुफा मिल गई। लजीरू ने दूसरों की परवाह नहीं की, उसने अपनी जादुई छड़ी ली और तेजी से सोर्वी की ओर चल दिया। वह बाहर खड़ा था और उस गुफा को देख रहा था जिस पर आग के जादू से हमला हुआ था। ये देखकर लिजारू की आंखें और भी ठंडी हो गईं। वह तेजी से अंदर चला गया और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले। गुफा के अंदर जलने की गंध और मलमूत्र की दुर्गंध थी। हर जगह जला हुआ था। गुफा के अंदर का दृश्य बेहद अराजक था, जैसे कि वह जगह अभी-अभी बम से गिरी हो। लिजारू ने चारों ओर देखा, फिर उसका ध्यान जमीन पर पड़ी एक जली हुई लाश पर गया। हया, लिजारू बोली। हया ने सिर हिलाया, शव के पास पहुंची और कुछ देर तक खोजती रही, फिर उसने लिजारू की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी निराश थीं। लिजारू ने भौहें चढ़ा लीं, उसने अपना पंजों से भरा हाथ बढ़ाया और हवा को हल्के से थपथपाया। जिस स्थान पर उसने अपनी उंगली थपथपाई उससे अनगिनत संकेंद्रित वृत्ताकार तरंगें निकली जो फैल गईं। इसके तुरंत बाद शमन गोबलिन के शरीर से काले धुएं की एक धारा निकली। लिजारू ने तुरंत काले धुएं को पकड़ लिया और उसने उसे गौर से देखा। लिजारू स्थिर खड़ा रहा। एक क्षण के बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके काले धुएं को अपने हाथ में दबा लिया। बम, काला धुआं तुरंत अनगिनत छोटे धूल कणों में घुल गया और हवा में गायब हो गया। मुझे वह चूहा मिल गया। दोपहर में लाथेल खाना पकाने की अधिक सामग्री की तलाश में महल के आसपास के घास के मैदानों में घूमता रहा। बेशक इस जगह के आसपास कोई जानवर नहीं था, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी नहीं थे। एक डरावनी फिल्म की तरह प्रेतवादित महल के आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं थे। हालांकि इससे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा। लाथेल को बहुत सारी खाना पकाने की सामग्री मिली और निस्संदेह वे सभी पौधे थे। कड़ाही ने उन्हें कुछ दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों की खोज में भी मदद की। ये कहा जा सकता है कि कड़ाही जड़ी बूटियों के एक जीवित शब्दकोश की तरह थी। ये प्रत्येक प्रकार की जड़ी बूटी की पहचान, अंतर और उसके उपयोग को जान सकता है। ये यहाँ तक जानता था कि कौन सी जड़ी बूटियों को किन जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर उपयुक्त उपचार तैयार किया जा सकता है। लाथेल को लगा कि कड़ाही अजीब थी, इसलिए नहीं कि कड़ाही का ज्ञान बहुत बड़ा था, बल्कि लाथेल को भी नहीं पता था कि क्या अजीब था। उसने अपना सिर हिलाया और इस मुद्दे के बारे में अब और न सोचने का फैसला किया। बच्चे, तुम्हारी याददाश्त अद्भुत है। ये पहली बार है जब मैंने किसी को इतनी अद्भुत याददाश्त के साथ देखा है। कड़ाही बोल उठी, उसने लाथेल की तारीफ करने में संकोच नहीं किया। ठीक है, आप एक फार्मासिस्ट जादूगर बनने के बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपको कम से कम समय में उच्चतम उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करने का वादा करता हूं। लाथेल मुस्कुराए और सिर हिलाया। दरअसल, चूंकि उनका पेशा रॉयल शेफ था, इसलिए खाना पकाने की सामग्री को पहचानने और वर्गीकृत करने की उनकी क्षमता बहुत अधिक थी। इसलिए, जब उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों से अवगत कराया गया, तो वे इससे संबंधित जानकारी बिना किसी कठिनाई के याद रख सके। हालांकि, फार्मासिस्ट एन्चांटर बनने के लिए अध्ययन करने में उनकी फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा, भले ही उसने पढ़ाई नहीं की हो, जब तक वह हर दिन, एक दिन धैर्यपूर्वक साइन इन करता है, सिस्टम उसे फार्मासिस्ट एन्चांटर पेशा देगा। ये देखकर कि लाथेल का फार्मासिस्ट जादूगर बनने का कोई इरादा नहीं था, कड़ाही ने आह भरी, मैंने तुम्हारे जैसा कभी कोई नहीं देखा। इस पेशे का अनगिनत लोगों द्वारा सम्मान किया जाता है। हर कोई फार्मासिस्ट जादूगर बनना चाहता है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। ठीक है, जब तुम्हें सीखना हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर कड़ाही को भी थोड़ी चिंता महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद सब कुछ वैसा ही था जैसा लाथेल ने कहा था। 10,000 वर्षों के बाद क्या फार्मासिस्ट जादूगर का पेशा महत्वहीन हो गया था? लाथेल ने अचानक पूछा, आपने कहा था कि आप 10,000 वर्षों से यहाँ हैं। ये सही है, तो आप चार्लोट के बारे में क्या जानते हैं? कड़ाही ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, असल में मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। युद्ध क्षेत्र के बाद ऊर्जा बचाने के लिए मैं गहरी नींद में सो गया। जो व्यक्ति मुझे इस महल में लाया वह उसका पूर्वज था। वास्तव में ये स्थान एक वेदी हुआ करती थी। समय बीतता गया और सब कुछ बदल गया। कभी कभी जब हम जागते हैं तो हम अपनी थोड़ी सी ऊर्जा का उपयोग अपने परिवेश को महसूस करने के लिए करते हैं। हाल ही में मुझे पता चला कि चार्लोट के अलावा यहाँ कोई और नहीं रहता था। वह एक शुद्ध खून वाली पिशाच है, हालांकि उसका व्यक्तित्व काफी अजीब है। वह अक्सर उस कुर्सी पर बैठती है और बाहर देखती है। वह कई दिनों तक या सीधे एक महीने तक ऐसे ही बैठ सकती है। लैथेल ने सोचा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई अजीब व्यक्ति है? ठीक है, उसकी भी चिंता मत करो। तुम्हें अपने बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे पास एक अत्यंत अजीब प्रकार की ऊर्जा है जो औषधीय जड़ी बूटियों के छिपे हुए गुणों को उत्तेजित कर सकती है। यदि आप प्राचीन काल में होते तो आप निश्चित रूप से एक फार्मासिस्ट जादूगर बन जाते जिसका हर कोई सम्मान करता। यहाँ तक कि राजाओं को भी आपके सामने झुकना पड़ता। लाथेल ने आह भरी। उसने महसूस किया कि जिस परिदृश्य को उसके लिए चित्रित किया गया था वह एमसी द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे खलनायकों से अलग नहीं था। उसने अचानक चार्लोट के बारे में सोचा, ऐसा लगता है वह बहुत अकेली है। ये सही है, इसके बारे में सोचें, यदि कोई व्यक्ति बिना पागल हुए कई वर्षों तक अकेला रहता है तो कुछ मनोवैज्ञानिक असामान्यताएं सामने आएंगी। उसने आह भरी और अपने दिल में फैसला किया कि उसे कुछ करने की जरूरत है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? ये सही है। काल्ड्रॉन का प्रश्न सुनकर लाथेल ने तुरंत उत्तर दिया, वैसे भी मैं यहाँ मुफ्त में नहीं आया हूँ। उसने मुझे यहाँ रहने के लिए भुगतान किया है। मैं भी सुअर नहीं बनना चाहता। हर दिन सोना और पैसे पाना, मेरी अंतरात्मा ऐसा होने की इजाजत नहीं देती। आप, कड़ाही ने आह भरी और कहा, ठीक है, यह आप पर निर्भर है। जब तक आप मेरे और आपके बीच अनुबंध को पूरा करते हैं, ये ठीक है। बिल्कुल। अल्पविराम। दोपहर में सूरज धीरे धीरे 100 मीटर ऊंची चट्टानों के पीछे गायब हो गया और आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। हालांकि आकाश में तारे और 3 चंद्रमा सूर्य का स्थान लेने का कार्य करते प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया पर अपनी मंद रोशनी चमकाई। चार्लोट अभी भी खिड़की के पास बैठी थी, उसके हाथ उसकी जांघों पर थे जब वह बाहर देख रही थी। यदि वह सांस नहीं ले रही होती तो लोग सोचते कि यह किसी कुशल मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति है। उसकी आंखें सचमुच किसी पत्थर की मूर्ति की तरह थी, क्योंकि उनमें कोई भावना नहीं थी।
नहीं, कभी कभी कुछ मूर्तियों की आंखों के अंदर आत्माएं होती हैं जो चार्लोट की आंखों की तुलना में अधिक भावनाओं को व्यक्त करती हैं। शार्लोट, अचानक एक आवाज आई। चार्लोट चौंकी नहीं, उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कठपुतली की तरह आवाज के स्रोत की ओर देखा। हालांकि उसके सामने एक थाली थी, थाली में छोटी उंगली की नोक के आकार के सभी प्रकार के रंगों के मोती थे। ये बेहद आकर्षक और मनमोहक था। चार्लोट को उलझन महसूस हुई। उसने प्लेट पकड़े हुए व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और वह लेथेल था। लाथेल ने मित्रवत मुस्कान बिखेरते हुए कहा, यह एक व्यंजन है जिसे मैंने अभी बनाया है, क्या आप कुछ आजमाना चाहेंगे? चार्लोट को वह सूप याद आया जो उसने उस सुबह खाया था। उसकी आंखों में लेथेल के हाथ में रखी प्लेट के गहनों में थोड़ी दिलचस्पी दिख रही थी। लाथेल ने तुरंत समझाया, इस व्यंजन को कैंडी कहा जाता है। ये थोड़ा कुरकुरा और मीठा है। आप एक कोशिश कर सकते हैं। चार्लोट ने एक पल के लिए लेथेल को देखने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर आगे बढ़ी और उसे देखने के लिए 2 उंगलियों से कैंडी का एक टुकड़ा पकड़ लिया। चार्लोट के हाथ में कैंडी पारदर्शी भूरे मोती की तरह थी। बाहर से चमकती चांदनी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण कैंडी नहीं बल्कि कोई कलाकृति थी। चार्लोट ने कैंडी को अपने मुंह में डाला और उसे चबाकर खोला। तभी उसके मुंह में जड़ी बूटियों का मीठा स्वाद फूट पड़ा। यह बहुत मीठा नहीं था, इसमें चार्लोट की स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त मिठास थी। इसके अलावा इसने चार्लोट के दिमाग को और भी अधिक सतर्क बना दिया। चार्लोट ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे लगा कि उसके मुंह में स्वाद फूट रहा है। अचानक उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। भले ही वह थोड़ा मुस्कुराई, और यह कहना मुश्किल था कि वह बुढ़ापे के कारण अपनी अनगिनत झुर्रियों के कारण मुस्कुरा रही थी। लेथेल अभी भी बता सकती थी कि चार्लोट अपने भोजन के कारण खुश महसूस कर रही थी। लड़के, तुम्हारा फार्मासिस्ट जादूगर न बनना इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। कड़ाही की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। काल्ड्रॉन ने आह भरी, आह, मुझे आशा है कि आप इसके बारे में ध्यान से सोच सकते हैं। लाथेल को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि काल्ड्रॉन ने क्या कहा। वास्तव में कड़ाही ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने वह प्रक्रिया देखी थी जिसके द्वारा लेथेल ने कैंडी बनाई थी। उसने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की जिन्हें दबाकर उसने रस निकाला, फिर वह कई चरणों से गुजरा और अंततः उसने कैंडी बनाई। बेशक, लाथेल ने अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों के छिपे हुए गुणों को सक्रिय करने के लिए जादुई ऊर्जा का भी उपयोग किया। उनका प्रभाव बेहद शानदार था। न केवल ये स्वादिष्ट था, बल्कि इससे व्यक्ति को अधिक सुरक्षित और आरामदायक महसूस करने में भी मदद मिली। यह एक शामक औषधि की तरह थी, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। कड़ाही ने उन कैंडीज पर नजर डाली और तुरंत उनका उद्देश्य समझ गया। इसलिए काल्ड्रॉन का दृढ़ विश्वास था कि लेथेल का जन्म निश्चित रूप से एक फार्मासिस्ट जादूगर बनने के लिए हुआ था। लाथेल ने चार्लोट की ओर देखा और सोचा कि शायद उसके मन में अभी भी कुछ भावनाएं हैं। ये बस था। चूंकि उसने लंबे समय से अपनी भावनाएं नहीं दिखाई थी, इसलिए उसकी भावनाएं रुकी हुई लगती हैं। इंतजार, कल तो बहुत जोश में थी, मुस्कुरा भी दी, आज क्यों? बच्चा, कड़ाही की आवाज सुनाई दी, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। कल पूर्णिमा थी और वह समय है जब पिशाच सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि वे उत्तेजना की स्थिति में आ जाते हैं। और आज ढलता चंद्रमा है, जिसका अर्थ है कि ऊर्जा गायब हो गई है और वह सामान्य स्थिति में लौट आई है। ये सुनकर लाथेल ने सिर हिलाया। उसे लगा कि पूर्णिमा कैफीन की तरह थी और बस थोड़ा सा लोगों को सतर्क या उत्साहित महसूस करा सकता था। थोड़ी देर बाद चार्लोट की आंखें खुली तो उसने तुरंत दूसरी कैंडी ली और मुंह में रख ली। इस बार उसने इसका आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि तुरंत उसे चबाया और तेजी से निगल लिया। तीसरा, चौथा, चार्लोट ने ऐसे खाया जैसे कोई कैंडी के लिए उससे प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। लाथेल ने ये देखा और तुरंत कहा, चार्लोट, तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं और खाना बना सकता हूँ। चार्लोट की हरकतें रुक गईं। उसने लाथेल को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में संदेह था और उसने पूछा, वास्तव में? बिल्कुल, लाथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे यहाँ 10 दिनों के लिए काम पर रखा है। निश्चित रूप से मैं उस अनुबंध को पूरा करूंगा जिस पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। इन 10 दिनों में मैं तुम्हारे लिए और भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊंगी। वास्तव में? चार्लोट ने फिर पूछा। सवाल पहले वाले से अलग नहीं था। लाथेल ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने चार्लोट को धीरे धीरे आनंद लेने के लिए प्लेट मेज पर रख दी, फिर घूम गया और जाने की योजना बनाई। अचानक उसकी आस्तीन उसने पकड़ ली। लाथेल ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने भी कुछ उदासीन चेहरे से उसकी ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? ये सुनकर लाथेल मुस्कुराए और उत्तर दिया, बेशक। वह चार्लोट के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इस समय उसने उसकी आस्तीन छोड़ दी और धीरे धीरे कैंडी खा ली। प्लेट में लगभग 20 कैंडीज थी। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग था और प्रत्येक रंग एक अलग स्वाद का प्रतिनिधित्व करता था। इसने प्रत्येक कैंडी को रहस्य से भर दिया और इसने चार्लोट को धीरे धीरे इसका आनंद लेने के लिए मजबूर किया और महसूस किया कि कैंडी कितनी स्वादिष्ट थी। लाथेल ने कैंडी नहीं खाई। वह चार्लोट को देखते हुए कुर्सी पर बैठा रहा। बच्चे, मुझे मत बताओ कि तुम्हें वह बूढ़ी औरत पसंद है। क्या तुम पागल हो? लाथेल अचानक चिल्लाया। चार्लोट चौंक गई और उसने उसकी ओर देखा। वह भी इससे चौंक गई और उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं काल्ड्रॉन से बात कर रही हूँ। चार्लोट ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर झुकाया और कैंडी का आनंद लेती रही। लाथेल धीरे से बड़बड़ाया, क्या तुम पागल हो? मैं इतने बूढ़े व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है? तो मैं आपको सच बता दूं, जब वह छोटी थी तो बहुत खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत। वह किसी परी की तरह खूबसूरत थी। तारांकन तारांकन। ओए, क्या आप थोड़ी भावना दिखा सकते हैं? आखिर वह उदासीन चेहरा और आवाज क्या है? कड़ाही ने नाराज स्वर में कहा। देखो वह अब कैसी दिखती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो कहा उससे मुझे उसमें दिलचस्पी होगी? लाथेल के शब्दों को सुनकर कड़ाही ने बस आह भरते हुए कहा, यह आप पर निर्भर है। मुझे आशा है कि आपको तब पछतावा नहीं होगा। उस समय, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा। कड़ाही ने बोलना समाप्त करने के बाद वह चुप हो गया और लाथेल उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। हर जगह सन्नाटा था जब लाथेल ने चार्लोट को धीरे धीरे कैंडी का आनंद लेते देखा। हालांकि 5 मिनट बाद लाथेल को बेहद ऊब महसूस हुई। चार्लोट, क्या तुम करोल साम्राज्य के बारे में कुछ जानती हो? वह बोला। आखिरकार इस दुनिया के बारे में उसके पास जो ज्ञान था वह बहुत कम था। भले ही चार्लोट काफी लंबे समय से इस जगह पर रह रही थी, फिर भी कम से कम उसके पास अभी भी कुछ जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका था कि वह कहाँ जा रहा है।
ये सुनकर चार्लोट ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अभी भी उदासीनता से भरा हुआ था। हालांकि एक क्षण बाद उसने भौहें चढ़ा ली, जैसे कि वह अपनी यादों को खोजने की कोशिश कर रही हो। कैरोल डोरेक महाद्वीप पर सबसे बड़ा साम्राज्य है, चार्लोट धीरे से बोली, हालांकि उसकी नजर कैंडी डिश पर केंद्रित थी। जब मैं बाहर घूम रहा था, शायद लगभग 200 साल पहले, करोल साम्राज्य बाहर अनगिनत दुश्मनों का सामना कर रहा था। यह एक जंगली जानवर की तरह था जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उस समय कैथरीन नाम की एक महिला प्रकट हुई। वह करोल साम्राज्य के सम्राट की सबसे छोटी संतान थी। हालांकि वह सामान्य नहीं थी। हर कोई उसे फायर फीनिक्स कैथरीन कहता था। उसके बाल आग की तरह लाल थे और वह देवताओं द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृति की तरह सुंदर थी। फायर फीनिक्स उपनाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसे फीनिक्स भगवान द्वारा संरक्षित किया गया था और उसके पास शाही परिवार के अन्य सदस्यों से बेहतर प्रतिभाएं थीं। मैंने सुना है कि किंग लेवल 10 तक पहुंचने में उसे केवल 70 साल लगे। फिर अचानक चार्लोट ने अपने मुंह में एक कैंडी डाली और धीरे धीरे उसके स्वाद का आनंद लिया। लाथेल ने भी धैर्यपूर्वक इंतजार किया। चार्लोट ने कैंडी खाना खत्म करने के बाद आगे कहा, जब करोल साम्राज्य विनाश के कगार पर था, कैथरीन खड़ी हुई और आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए शाही सेना और लोगों का नेतृत्व किया। हालांकि शाही परिवार ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि कैथरीन के पास ताकत और प्रतिभा थी, फिर भी वह सिर्फ एक महिला थी। शाही परिवार के सदस्यों को अपमानित महसूस हुआ कि उनका नेतृत्व एक महिला कर रही थी, इसलिए गृह युद्ध छिड़ गया। लेकिन चार्लोट ने कैंडी का एक और टुकड़ा खा लिया। लाथेल, क्या आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं और फिर खा सकते हैं? हालांकि लाथेल ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए, बल्कि वह चुपचाप चार्लोट के खाना खत्म करने का इंतजार करता रहा। 2 मिनट के बाद चार्लोट ने बोलना जारी रखा, लेकिन कैथरीन उस पल आग में तब्दील हो गई थी, क्योंकि उसने शाही परिवार के सभी सदस्यों को जला दिया था। मुझे वह दिन आज भी अच्छी तरह याद है। कई सड़कें खून से सनी हुई थीं और एक छोटे से पहाड़ पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। खून की गंध इतनी तेज थी कि इसे 1000 मीटर दूर से भी सूंघा जा सकता था। उस समय मैं लगभग नियंत्रण खो बैठा था क्योंकि खून की गंध इतनी तेज थी। लाथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, वह ये सही है? लाथेल की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना चार्लोट ने सिर हिलाया और कहा, उसने शाही परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता और शाही परिवार का समर्थन करने वालों को भी मार डाला। उस दिन कैथरीन नाम सभी को एक दुष्स्वप्न के रूप में ज्ञात हो गया। दुश्मन ने करोल साम्राज्य पर हमला करने का अवसर लिया। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्होंने कैथरीन की शक्ति को कम करके आंका है। उसने एक ऐसी सेना का नेतृत्व किया जिसे वह गुप्त रूप से प्रशिक्षित कर रही थी और उसने अपने सभी दुश्मनों को भारी परास्त किया। बचे हुए लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसे रेड एपोकैलिप्स क्वीन उपनाम दिया। हालांकि बाद में जब उन्होंने करोल साम्राज्य का नेतृत्व किया तो एक नए युग की शुरुआत हुई। केवल 100 वर्षों में करोल साम्राज्य डोरेक महाद्वीप पर सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। हर कोई शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेता है। यही कारण है कि कोई भी कैथरीन की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता है। उसके बाद मुझे नहीं पता, आखिरकार मैंने खुद को इस जगह पर 100 वर्षों तक कैद कर रखा है। हालांकि मुझे लगता है कि करोल साम्राज्य अभी भी मौजूद है। ये बहुत अच्छी तरह से विकसित भी हो रहा है। हालांकि चार्लोट ने अचानक उसकी ओर देखा। हालांकि उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, फिर भी लाथेल को उन आंखों से खतरा महसूस हुआ। आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि कैथरीन के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। लाथेल, मुझे उससे सावधान रहने की क्या जरूरत है? लाथेल ने असमंजस में पूछा, वैसे भी मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति करोल साम्राज्य की रानी से कैसे संपर्क कर सकता है? ये सुनकर चार्लोट ने सिर हिलाया, ये सही है, आखिरकार तुम एक बेकार व्यक्ति हो। लाथेल, जिस बेकार व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उसने आपको स्वादिष्ट भोजन दिया है। वह वास्तव में प्लेट से कैंडी वापस लेना चाहता था और उसे खाने से रोकना चाहता था। चार्लोट को भी पता चल गया था कि वह क्या सोच रहा था क्योंकि उसने तुरंत सारी कैंडी भंडारण स्थान में रख दी थी। लाथेल के सामने की मिठाइयां तुरंत गायब हो गईं। उसने भौहें सिकोड़ लीं और चार्लोट की ओर तिरस्कार भरी आंखों से देखा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बुरा इंसान हूं? चार्लोट ने कुछ नहीं कहा, उसने बस लाथेल की ओर देखा, फिर बाहर की ओर देखा, अब उस पर ध्यान नहीं दिया। लाथेल ने भी सिर हिलाया, फिर वह पुराने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर लेट गया। वैसे भी चार्लोट शायद सुबह तक शांत बैठी रहती, लेकिन वह अलग था क्योंकि उसे सोना जरूरी था। बिस्तर तो पुराना था ही, कंबल और गद्दे भी इतने पुराने थे कि अगर वह उन्हें जोर से खींचता तो तुरंत फट जाते। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ इस बारे में सोच रहा था कि चार्लोट ने करोल साम्राज्य के बारे में क्या कहा था। उसके बाद उसे धीरे धीरे पता ही नहीं चला और कब नींद आ गई। रात को जब वह गहरी नींद में सो रहा था तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। लाथेल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी दाहिनी ओर देखा। वहां चार्लोट भी थी, जो उसके साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। हालांकि पिछली रात से अलग, इस बार चार्लोट ने सिर्फ उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसने उसकी बांह को गले लगाया। लाथेल का भी अपना हाथ पीछे हटाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसने चार्लोट के हमेशा उदासीन चेहरे पर थोड़ी शांति देखी थी। वह भरता रहा और सोता रहा। अल्पविराम। जंगल में रात का समय था, लेकिन चीजें अस्त व्यस्त थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि लिजारू के समूह द्वारा जंगल में खलल डाला जा रहा था। वह स्थिर खड़ा रहा और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों में अधीरता साफ झलक रही थी। क्या अभी भी उस चूहे का कोई निशान नहीं मिला? अभी नहीं, सोड्री ने आंख भरते हुए कहा, हमने इस पूरे जंगल को उलट पुलट कर दिया है, लेकिन अभी तक एक भी छिपा हुआ पैर नहीं मिला है। धत्तेरी की। लिजारू गुस्से में था। उसने लाठी उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया। चारों ओर हवा का झोंका आया, जिससे हर जगह धूल और पत्तियां उड़ गईं। ये सिर्फ एक चूहा है और आप इसे ढूंढ नहीं सकते, लिजारू गुस्से से चिल्लाया। लिजारू, इस समय हया, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने कहा, उस व्यक्ति ने बहुत ही अजीब छद्म जादू का इस्तेमाल किया था। उस प्रकार का जादू पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता है, यहाँ तक कि अद्वितीय मानव गंध भी ढक जाती है। भले ही हम स्थान जादू का उपयोग करें, हम उस व्यक्ति का कोई निशान नहीं पा सकते हैं। हया ने अपने हाथ में कांच की गेंद को देखते हुए कहा। गेंद में केवल काला रंग था, कोई अन्य छवि नहीं थी। लिजारू ने भौहें चढ़ा दी। उसने समूह के अन्य लोगों की ओर देखा, फिर अपनी आवाज उठाई। उसकी आवाज जानलेवा इरादे और गुस्से से भरी थी। मार डालो, इस पूरे जंगल को मार डालो, इस जंगल को उलट पुलट कर दो। मैं उस चूहे को ढूंढना चाहता हूँ, समझे? ये सुनकर हया थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। लिजारू, क्या तुम योजना बना रही हो?
ये सही है। अगर मैं उस चूहे को ढूंढने के लिए स्थान जादू का उपयोग नहीं कर सकता, तो मैं जादू राइज द सोल का उपयोग करूंगा और जंगल में हर आत्मा को खोजूंगा। जब तक हमें उस चूहे का पता नहीं मिल जाता, मैं नहीं रुकूंगा। ये सुनकर उसके आसपास के लोग कांप उठे, उनकी रीढ़ में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। ये पहली बार था जब उन्होंने लिज़रू को इतना क्रोधित और इतने भयानक जानलेवा इरादे से भरा हुआ देखा था। वे सब चुप रहे और वही करने लगे जो लिज़ारू ने किया। हालांकि वे लिज़ारू को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उससे डरते नहीं थे। लिज़रू ने समूह को निकलते हुए देखा, उसकी आंखें आकाश की ओर देख रही थीं। चूहे, बेहतर होगा कि तुम सावधानी से छिप जाओ, अन्यथा। अल्पविराम। अचू। लाथेल को अचानक छींक आ गई। उसने भौहें सिकोड़ लीं और अपनी नाक को उंगली से रगड़ा। अजीब बात है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बारे में बुरी बातें कह रहा है। क्या ये हो सकता है? एलेक। लाथेल ने सिर हिलाया। उसने छत की ओर देखा, रोशनी छेदों और खिड़कियों से कमरे में आ गई थी। उसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन थी। डिंग। 5वें दिन तक जीवित रहने पर बधाई, क्या आप आज ही साइन इन करना चाहते हैं? लाथेल ने साइन इन करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप भाग्य और व्यवस्था की देवी डांडाई को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि उसे जो मिल रहा है उसके लिए उसे हर दिन आभारी होने की जरूरत है। यदि दंडीत न होता, व्यवस्था न होती, भाग्य न होता, तो शायद अब तक उसकी आत्मा लुप्त हो गई होती और उसके अस्तित्व की अब किसी को याद भी न होती। एक क्षण बाद लाथेल मुस्कुराया और चुपचाप आदेश दिया, साइन इन करें। डिंग। आपने आज सफलतापूर्वक साइन इन कर लिया है। आपको एक नई नौकरी मिलेगी, मूर्तिकला मास्टर रैंक बी। अल्पविराम। हालांकि विवरण की केवल कुछ छोटी पंक्तियां थीं, लथेल बेहद खुश महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें बी रैंक की नौकरी मिल गई थी। अल्पविराम। स्तर 0। अधिकतम ऊर्जा अंक 1000। प्रतिभा पृथ्वी डी थंडर डी वुड ई। नौकरी रॉयल शेफ बी मूर्तिकला मास्टर बी। कौशल छलावरण बी आवरण बी। अल्पविराम। लाथेल को यह अजीब लगा कि उसे सिरदर्द महसूस नहीं हुआ या उसने वह दृश्य नहीं देखा जो उसने जॉब रॉयल शेफ प्राप्त करते समय देखा था। हालांकि यह अच्छा है, कम से कम उसे पहले की तरह सिरदर्द से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। केवल उच्च रैंकिंग, कौशल, व्यवसाय और प्रतिभाओं से भरे सूचना बोर्ड को देखकर लाथेल को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। वह बिस्तर से उठना चाहता था, लेकिन चार्लोट ने अभी भी उसकी बांह कसकर पकड़ रखी थी। लाथेल ने एक पल के लिए सोचा और कुछ देर और बिस्तर पर पड़े रहने का फैसला किया। वह चार्लोट की थोड़ी सी शांति छीनना नहीं चाहता था। अचानक लाथेल को लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। उसे लगा जैसे वह पागल हो रहा है। अच्छा नहीं, क्या मैं पागल हूँ? क्या मुझे ऐसी महिला में दिलचस्पी है जो लगभग 70 साल की है? आखिरकार लाथेल ने धीरे से बिस्तर से बाहर निकलने का फैसला किया। जब वह चला गया तो चार्लोट ने थोड़ा गुस्सा किया, फिर सोती रही। लाथेल ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि अगर वह बिस्तर से उठेगा तो वह उसे जगा देगा। जब उसने देखा कि चार्लोट अभी भी सो रही है, तो वह निश्चिंत होकर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चार्लोट ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ कमी सी दिखी, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। महल को छोड़कर लाथेल को लगा कि हवा ताज़ा हो गई है। वह उस महल को थोड़ा साफ करना भी चाहता था, हालांकि जैसे ही उसने उसकी दयनीय स्थिति देखी, उसने उस विचार को अस्वीकार कर दिया। उसने कड़ाही निकाली, उसे उन 3 पत्थरों पर रखा जो उसने कल रखे थे, और आग जला दी। ओए, क्या तुम मुझे फिर से खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? कड़ाही गुस्से से चिल्लाए। लाथेल ने आह भरी, यदि आप अपने अतीत के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो मुझे खेद है, मैं इसे सुनना नहीं चाहता। कड़ाही बेहद नाराज थी, तुम आजकल के बच्चे इतने अपमानजनक हो, क्या तुम्हें पता है कि कई साल पहले मेरी कितनी पूजा और सम्मान किया जाता था? पता नहीं, परवाह मत करो। हंडा। अल्पविराम। करोल साम्राज्य। एलेक एक घोड़ा गाड़ी पर बैठा था और जब उसने बाहर देखा तो वह बेहद उत्साहित था। ये जगह बहुत समृद्ध है, जादूगर हर जगह है, उन शहरों के विपरीत जहां से मैं गुजरा हूं। इस समय एलेक के सिर में एक और आवाज गूंजी, आखिरकार करोल डोरेक महाद्वीप का सबसे बड़ा और मजबूत साम्राज्य है, अगर यह जगह समृद्ध नहीं है तो यह अजीब होगा। एलेक ने मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर, आपने कहा था कि इस साम्राज्य की नेता लाल सर्वनाश रानी कैथरीन है ना? ये सही है, उसके गुरु ने समझाया। जब मैं जीवित था 150 वर्ष से भी पहले, कैथरीन ही वह व्यक्ति थी जिसने सभी शत्रुओं का सफाया कर दिया था। फिर केवल 50 वर्षों में उसने करोल साम्राज्य को, जो रसातल के कगार पर था, इस महाद्वीप के सबसे महान राजवंश में बदल दिया। अविश्वसनीय, एलेक ने चुपचाप कराहते हुए कहा, तो क्या वह अब भी जीवित है? बिल्कुल, उनके गुरु ने समझाया, किसी व्यक्ति का स्तर जितना ऊंचा होगा, जीवन काल उतना ही लंबा होगा और उनकी उपस्थिति भी उतनी ही लंबी रहेगी। इसके अलावा, क्योंकि वह फीनिक्स भगवान द्वारा संरक्षित है, वह कभी बूढ़ी नहीं होगी। ऐसी भी अफवाहें हैं कि समय समय पर वह फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म लेगी। हर बार जब वह पुनर्जन्म लेती है तो उसकी शक्ति काफी बढ़ जाएगी। हालांकि यह महज एक अफवाह है, यह अफवाह सच है या गलत, इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है। एलेक ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, उसके चेहरे पर थोड़ी लालची मुस्कान दिखाई दे रही थी। क्या आप योजना बना रहे हैं? एलेक के मालिक को अचानक एहसास हुआ कि एलेक क्या सोच रहा था। हाँ, मास्टर, आपने सही अनुमान लगाया, मुझे कैथरीन में बहुत दिलचस्पी है। एलेक मुस्कुराया और बहुत आत्मविश्वास से कहा, अच्छा, नहीं। हाँ, बिल्कुल, मास्टर, आपने मुझसे कहा था कि महिलाएं केवल मेरे विकास को धीमा कर देंगी, अब आप सहमत क्यों हैं? मूर्ख, उसके मालिक ने चिल्लाकर कहा, बेकार औरतें फूलदान की तरह होती हैं, बेशक वे तुम्हारे विकास को धीमा कर देंगी, लेकिन कैथरीन अलग है। यदि आप उसे अपनी महिला बना सकते हैं, तो आप जो भी संसाधन चाहते हैं, वह आसानी से आपके लिए उपलब्ध करा देगी। इसके अलावा, कैथरीन को फीनिक्स भगवान द्वारा संरक्षित किया गया है। यदि वह आपकी महिला बन जाती है, तो आप फीनिक्स की शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में, एलेक उत्साह से चिल्लाया, ठीक है, ज्यादा दिवास्वप्न मत देखो, पहला लक्ष्य फार्मासिस्ट जादूगर बनना है। कैथरीन तुमसे बहुत दूर है, उसके बारे में मत सोचो। निश्चित रूप से वह भविष्य में मेरी होगी। आपको यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला? मेरा अंतर्ज्ञान ऐसा कहता है, एलेक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मालिक ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, अपना ज्यादा ध्यान महिलाओं पर मत लगाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और महिलाएं अपने आप आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। एलेक ने सिर हिलाया, फिर गाड़ी की खिड़की से करोल साम्राज्य की समृद्धि को देखना जारी रखा। गाड़ी लगभग 1 घंटे तक चली और एक बेहद बड़ी सड़क पर पहुंची, जो शायद पृथ्वी पर 16 लेन वाली सड़क के बराबर थी।
एलेक गाड़ी से उतर गया, क्योंकि यहाँ से लोग केवल पैदल ही जा सकते थे। वह सड़क के आरंभ में खड़ा हो गया और सड़क के अंत की ओर देखने लगा। सड़क के दोनों ओर अत्यंत भव्य एवं आलीशान इमारतें थीं। एलेक ने सड़क के अंत की ओर देखा, दूरी पर एक छोटे पहाड़ जितना ऊंचा एक टावर था। लड़का, उसके मालिक की आवाज सुनाई दी, इसे एन्चांटर रोड कहा जाता है, उस टावर को एन्चांटर टावर कहा जाता है। ये वह जगह है जहाँ करोल साम्राज्य के महानतम जादूगर एकत्र होते हैं। यदि आप एक जादूगर बन जाते हैं या यहाँ तक कि जादूगर टावर के जादूगर बन जाते हैं, तो आप करामाती टावर के विशाल संसाधनों पर अपना हाथ रख सकते हैं। जैसे ही एलेक ने सुना कि उसके मालिक ने क्या कहा, उसकी आंखों में जलती हुई आग की तरह लड़ने की भावना और आत्मविश्वास दिखा। मास्टर, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें गौरवान्वित करूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। एन्चांटर कांग्रेस में अभी भी 10 दिन बाकी हैं। इस दौरान आपको खुद को मजबूत करने के लिए अधिक औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने का प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ। एलेक ने एक कदम उठाया, मंत्रमुग्ध पथ पर कदम बढ़ाते हुए उसका दिल बेहद उत्साहित हो गया, जैसे कि उसका जीवन अभी शुरू हुआ हो। अल्पविराम। लाथेल में वापस इस समय वह अपने सूप के बर्तन को देख रहा था। वह जमीन पर बैठा था और पत्थर के एक नुकीले टुकड़े का उपयोग कर रहा था, जिसे उसने खुद बनाया था लकड़ी के टुकड़ों को अजीब आकार में काटने के लिए। कॉलड्रॉन। अचानक लाथेल बोला, तुम्हें क्या लगता है कि इस जगह को छोड़ने के बाद मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या आप ये जगह छोड़ना चाहते हैं? कड़ाही को थोड़ा आश्चर्य हुआ। लाथेल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ? ये भी सच है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी योजनाएं क्या हैं, तो मैं आपको सलाह कैसे दे सकता हूँ? पानी उबल रहा है। कैल्ड्रॉन जो बोल रहा था अचानक चिल्लाया। लाथेल ने ये सुना और तेजी से कढ़ाई के पास पहुंचा। कढ़ाई में सूप वास्तव में उबल रहा था। उसने कढ़ाई में सूप को हिलाने के लिए तुरंत एक लकड़ी की करछूल का उपयोग किया। लाथेल ने उत्तेजित होकर कहा, मेरा उद्देश्य बहुत सरल है। इस दुनिया का अन्वेषण करें, सुंदर दृश्य देखें, जादू सीखें, 10 सुंदर पत्नियों से शादी करें और मृत्यु तक आराम से रहें। कड़ाही को थोड़ा भ्रम हुआ और उसने पूछा, आपकी क्षमता बहुत बड़ी है, आपके पास जो ऊर्जा है वह भी बहुत खास है, आप इतने उबाऊ जीवन के बारे में क्यों सोचते हैं? उबाऊ। लाथेल ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने कुछ सूप चखा और उसे लगा कि यह ठीक है, इसलिए उसने कढ़ाई पर ढक्कन लगा दिया। कॉलड्रॉन, कभी कभी आप जिस जीवन के बारे में बात करते हैं वह उबाऊ होता है। जीवन के बारे में मेरा अपना विचार बेहद अद्भुत है। उसने आह भरते हुए कहा। उसके शब्दों में बहुत सारी भावनाएं थी, जैसे कि वह जीवन में अनगिनत कष्टों से गुजरा हो। यह आप पर निर्भर करता है। कड़ाही को ऐसा महसूस हुआ कि वह लाथेल को उसकी बात सुनने के लिए मना नहीं सका जो वह चाहता था। मेरा सुझाव है कि आप करोल साम्राज्य में जादू अकादमी में जाएं। क्यों? लाथेल ने लकड़ी के ब्लॉकों को तराशने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा। आपने ये भी सुना कि चार्लोट ने क्या कहा? करोल साम्राज्य वर्तमान में इस महाद्वीप पर सबसे बड़ा साम्राज्य है। यदि आप उन उबाऊ चीजों को करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहते हैं, तो करोल सबसे अच्छी जगह है। इसके अलावा जादू अकादमी जैसी कोई जगह नहीं है जहां आपको एक अच्छा जादूगर बनने में मदद करने के लिए पर्याप्त संसाधन और ज्ञान हो। हालांकि 10,000 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, मुझे नहीं पता कि जादू करने वाले अभी भी मौजूद हैं या नहीं। लाथेल ने सिर हिलाया। ये भी एक अच्छा विचार है। आखिरकार जादू स्कूलों में कई खूबसूरत महिला जादूगर हैं। हंडा, ओए, क्या आपका जीवन सिर्फ सुंदर लड़कियों के साथ छेड़खानी के इर्द गिर्द घूमता है? दरअसल, लाथेल ने भौहें सिकोड़कर कहा, मैं केवल सुंदर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, मुझे बहुत सुंदर या देवदूत जैसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सही है, जो लड़कियां बहुत सुंदर हैं या इतनी सुंदर हैं कि वे दूसरों को प्यार में डाल देती हैं, वे महिला नायक हैं। यदि वह उन्हें छूने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से पुरुष नायक द्वारा मार दिया जाएगा। लाथेल को लगा कि ऐसी लड़कियां निश्चित रूप से मुख्य पुरुष के अलावा किसी अन्य पुरुष में दिलचस्पी नहीं लेंगी। इसके अलावा सिस्टम के ऐसे नियम भी हैं जिनका वह उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम बहुत अजीब हो। लाथेल ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कंधे उचकाए, फिर लकड़ी के ब्लॉकों को तराशना जारी रखा। कड़ाही ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने चुपचाप लाथेल को देखा। समय बहुत तेजी से बीत गया। दोपहर में लाथेल ने आखिरकार अपना काम खत्म कर लिया। वास्तव में उसे बहुत अधिक खाने की जरूरत नहीं थी, दिन में एक बार का भोजन ही पर्याप्त था। उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा उसे बिना खाए जीवित रहने में मदद कर सकती है। उसने खाना बनाया क्योंकि वह भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहता था। आखिरकार वह एक आधुनिक व्यक्ति है और उसकी भोग विलास की आवश्यकता भी बहुत अधिक है। अल्पविराम। महल के अंदर लिविंग रूम में चार्लोट जाग गई थी और लाथेल को पता नहीं चला कि कब। वह उसी स्थिति में बैठी उदासीन आंखों से बिना किसी अन्य भावना के बाहर की ओर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मशीन या मूर्ति की तरह थी और उसका काम इस जगह पर बैठना था। तुम्हें ऐसे बैठे बैठे बोरियत नहीं होती? लाथेल उसके सामने खड़ा था, हालांकि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और केवल खिड़की से बाहर देखा। उसने आह भरी, फिर मेज पर सूप की एक प्लेट और 2 अजीब केक रखे। चार्लोट सूप और 2 केक की सुगंध से आकर्षित हो गई। उसने तुरंत अपना ध्यान उन पर लगाया। चार्लोट ने 2 छोटे गुलाबी खरगोशों के आकार में बने 2 केक देखे। प्रत्येक केक पर 2 बड़े पत्ते लगे हुए थे जो उन्हें बेहद मनमोहक बना रहे थे। उद्धरण चिन्ह, मेरे गृहनगर का एक विशिष्ट केक। लाथेल ने हंसते हुए समझाया, इसे आजमाएं, आपको निराशा नहीं होगी। चार्लोट ने लाथेल को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में थोड़ी उत्तेजना थी, लेकिन उसका चेहरा किसी भी भावना से रहित था। लाथेल ने आह भरी, फिर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने भंडारण स्थान से एक बेलनाकार लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्सा लगभग 10 सेमी ऊंचा और 20 सेमी व्यास का था। बॉक्स के किनारे एक छोटा सा क्रैंक था। उसने छोटा बक्सा मेज पर रखा और मुस्कुराया। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। ये देखकर कि आप हमेशा अंतरिक्ष की ओर देखते रहते हैं, शायद आप बहुत ऊब महसूस करते हैं, है ना? ये छोटा बक्सा शायद आपको बहुत खुश नहीं करेगा, हालांकि ये कम से कम आपको कम बोरियत महसूस करने में मदद कर सकता है। जब चार्लोट ने ये सुना तो उसने लकड़ी के बक्से की ओर देखा, फिर लाथेल की ओर। लाथेल ने बात की और उसे इसका उपयोग करने का निर्देश दिया। आपको बस उस छोटे लीवर को घुमाने की जरूरत है। शार्लेट ने सिर झुका लिया। उसका झुर्रियों वाला हाथ धीरे धीरे बॉक्स के पास पहुंचा, क्रैंक को पकड़ा, फिर धीरे से उसे हिलाया। जैसे ही वह उसे हिलाने लगी, लाथेल ने कहा, इसे घुमाते रहो, रुकना मत। चार्लोट ने लाथेल को देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर अपना सिर नीचे किया और क्रैंक को हिलाना जारी रखा। ठीक 3 सेकंड बाद बॉक्स का शीर्ष अचानक अपने आप खुल गया और एक लकड़ी की मूर्ति धीरे धीरे दिखाई दी। यह मूर्ति लगभग 7 सेमी ऊंची थी और इसे बेहद नाजुक ढंग से गढ़ा गया था।
वह लंबे बालों वाली एक लड़की थी जिसने बेहद शानदार पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि लड़की एक कुर्सी पर बैठ गई और दूर की ओर देखने लगी। खास बात सिर्फ ये थी कि लकड़ी की मूर्ति का कोई चेहरा नहीं था। ये सही है, चेहरा अभी भी खाली था। चार्लोट ने उस लकड़ी की मूर्ति को देखा और तुरंत समझ गई कि यह किसके आदर्श पर बनाई गई है। उसने वह करना बंद कर दिया और लाथेल की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन आंखों से जो नए खोदे गए कुएं के पानी की तरह धुंधली थी, आशा और आश्चर्य से भरी एक रोशनी चमकी। लाथेल ने सिर हिलाया और उसे जारी रखने का संकेत दिया। इसके बाद चार्लोट ने अपना सिर झुकाया और क्रैंक को हिलाना जारी रखा। इसके तुरंत बाद और अधिक जादू जारी रहा। बक्से के अंदर से प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और वह प्रकाश लकड़ी की मूर्ति के आसपास के दृश्य में बदल गया। वहां एक बड़ी खिड़की थी, खिड़की के बाहर सूरज, नीला आकाश और सफेद बादल थे। चार्लोट चौंक गई, उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। यह मुस्कान उसके दिल की गहराई से थी जो सैकड़ों वर्षों से धूल में ढका हुआ था, और यह उस मुस्कान के विपरीत थी जो पूर्णिमा के उत्साह के कारण आई थी। इसके बाद सुबह से रात तक लकड़ी की मूर्ति के आसपास का नजारा बदल गया। मूर्ति के सिर के ऊपर 3 चंद्रमा और अनगिनत चमकते सितारे थे जो मूर्ति पर चमकते थे, जिससे यह और भी सुंदर और जादुई बन गया। अचानक चार्लोट के चेहरे पर झुर्रियां कम होने लगी, उसकी मुस्कान पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह उज्ज्वल थी, साथ में 2 चमकदार हीरे की तरह 2 आंसू भी थे। चार्लोट ने बॉक्स को देखा, उसका हाथ लगातार क्रैंक को हिला रहा था, दृश्य लगातार दिन रात बदल रहे थे। निस्संदेह लैथेल वर्तमान में इस स्थान पर प्राथमिक समर्थन उपकरणों के साथ यही सब कर सकता था। यदि उसके पास अधिक उपकरण होते तो शायद बक्सा और भी अधिक परिष्कृत और अद्भुत होता। लेकिन चार्लोट के लिए ये पर्याप्त से अधिक था। वह भी हुई नहीं लग रही थी, क्योंकि वह आंखों में खुशी के साथ मूर्ति को घूरते हुए लगातार घूमती रहती थी। लाथेल स्थिर बैठा रहा और उसकी ओर देखता रहा, हालांकि धीरे धीरे उसने धैर्य खो दिया। वह 1 घंटे से अधिक समय से खेल रही थी। हालांकि वह वही व्यक्ति था जिसने वह बक्सा बनाया था, फिर भी वह बेहद ऊब महसूस करता था। चार्लोट, मुझे लगता है कि तुम्हें केक का आनंद लेना चाहिए, ये स्वादिष्ट है। उन्होंने चार्लोट का ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसने उसकी आवाज सुनी और उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर केक की प्लेट की ओर देखा। चार्लोट ने सिर हिलाया और केक उठाया। उसने इसकी सुंदरता की प्रशंसा की और कहा, यह बहुत सुंदर है, मैं इसे खा नहीं सकती। हा, चिंता मत करो, मैं उस केक से भी ज्यादा सुंदर चीजें बना सकता हूँ। अगर तुम आज खाओगे तो कल मैं और भी सुंदर केक बनाऊंगा। वास्तव में लाथेल की बातें सुनकर चार्लोट को थोड़ी खुशी हुई। बेशक, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? चार्लोट मुस्कुराई, मुझे तुम पर भरोसा है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने केक का एक टुकड़ा मुंह में लेकर चबा लिया। केक के अद्भुत स्वाद ने चार्लोट को बेहद खुश और शांतिपूर्ण महसूस कराया। लाथेल भी ये देखकर मुस्कुराया, फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। वास्तव में खिड़की के बाहर का दृश्य बेहद जादुई था। हालांकि ये बेहद सुंदर था, उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसे 2 बार देखने के बाद भी ऐसा ही सोचेगा। उस समय क्या उसे अब भी महसूस होगा कि परिदृश्य सुंदर था? ये यात्रा करने जैसा था। वास्तव में यात्रा करना एक ऐसी जगह से जाने जैसा है जो आपको उबाऊ लगती है और दूसरी जगह जहाँ के निवासी भी उबाऊ लगते हैं। अचानक चार्लोट आधा काटा हुआ केक उसके सामने ले आई। हे, लाथेल को आश्चर्य हुआ, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ खाना खाऊं? चार्लोट मुस्कुराई, उसने थोड़ा सिर हिलाया। लाथेल उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी बात मानी और एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। लाथेल, मोती जो मैंने तुम्हें दिया था, चार्लोट बोली। लाथेल को तुरंत उस ब्लड जेड की याद आई जो उसने उसे दिया था और उसने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। चार्लोट ने कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे से ब्लड जेड पर अपनी उंगली रखी, फिर मुस्कुराई और कहा, यह आपका इनाम और वेतन है। लाथेल ने भौहें सिकोड़ ली, उसे बेहद अजीब लगा। लेकिन जब उसे ब्लड जेड के अंदर जगह महसूस हुई तो उसने तुरंत देखा कि अंदर 5000 से अधिक सोने के सिक्के, 100 रैंक एफ पृथ्वी के मौलिक पत्थर और सभी प्रकार के 20 2 रंग के मौलिक पत्थर थे। वह चौंका, रुको, यह? चार्लोट ने अपना सिर झुकाया और कहा, बहुत कम तो नहीं, मेरा मतलब यह है। लैथेल के बोलने से पहले चार्लोट ने ब्लड जेड के स्थान में 5000 सोने के सिक्के और 1 और 3 रंग का मौलिक पत्थर रखा। पर्याप्त, लाथेल जल्दी से चिल्लाया। उम्मीद है कल आप मुझे एक बेहतर डिश दे सकेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद चार्लोट ने अपने हाथ में केक का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया, फिर उसने बचा हुआ केक और बॉक्स लिया और भंडारण स्थान के अंदर रख दिया। इसके बाद जो हुआ उसने लाथेल को चौंका दिया। वह खड़ी हुई, उसका हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में खींच लिया। अरे रुको, आप क्या करने जा रहे हैं? लाथेल का सवाल सुनकर चार्लोट ने अपना सिर घुमाया और हैरान आंखों से उसकी ओर देखा। बिस्तर पर जाओ, क्या तुम थके नहीं हो? ये सोना है। लैथेल ने राहत की सांस ली, उसे लगा जैसे वह बहुत कुछ सोच रहा था। इंतजार, मुझे 70 साल की महिला से शर्म क्यों आती है? मैं पागल हूँ, सच में पागल। लैथेल अंदर से चिल्लाया, हालांकि उसने फिर भी चार्लोट को उसे दूर खींचने की अनुमति दी। दरअसल चार्लोट इतनी मजबूत थी कि उसमें विरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। लाथेल को बेडरूम में खींचकर बिस्तर पर लेटा दिया गया, फिर चार्लोट भी बिस्तर पर लेट गई। इस समय उसने उसकी बांह को गले नहीं लगाया, बल्कि उसने उसे अपनी बाहों में ऐसे गले लगाया जैसे एक माँ अपने बेटे को गले लगाती है। लाथेल शर्मा गया। भले ही वह पिछले जीवन में 50 वर्ष से अधिक का था, फिर भी उसे कभी किसी महिला ने इस तरह गले नहीं लगाया था। चार्लोट की उम्र 70 वर्ष से अधिक लग रही थी, और जब उसने उसे इस तरह गले लगाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक माँ के प्यार को महसूस कर रही थी। आखिरकार वह अपने पिछले जन्म में एक अनाथ था और उसकी माँ का प्यार उसके लिए एक विलासिता थी। लाथेल चार्लोट की छाती में लेट गया, धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, फिर सो गया। अल्पविराम। जंगल में खून की तेज गंध पूरे स्थान में व्याप्त हो गई। जमीन पर हर जगह जानवरों और राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। चांद की रोशनी जमीन पर पड़े खून के तालाबों पर चमकती थी और फिर चारों ओर उछलती थी, और इससे ऐसा लगता था कि पूरा जंगल खून से लथपथ हो गया था। लिज़रू जमीन पर खड़ा था, उसके चारों ओर अनगिनत तैरती हुई काली आत्माएं थीं। उसने एक जादुई छड़ी पकड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। जमीन पर उसके पैरों के नीचे एक जादुई घेरा था जो एक अजीब बैंगनी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। इस समय स्वॉर्डी ने भौहें चढ़ा लीं और हया से पूछा, क्या वह एक ही समय में इतनी सारी आत्माओं को बुला सकता है? हया ने अपने हाथ में एक क्रिस्टल बॉल पकड़ी, फिर लिज़रू की ओर देखा। वास्तव में वह एक ही समय में लगभग 100 आत्माओं को बुला सकता है। हालांकि इस बार वह इतनी सारी आत्माओं को बुलाने में सक्षम था क्योंकि वे आत्माएं केवल जानवरों या राक्षसों की आत्माएं थीं।
इसके अलावा वह अधिक जानकारी की तलाश में नहीं है, वह सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश कर रहा है। यही कारण है कि वह उन आत्माओं की यादों की जांच करने में ज्यादा जादुई ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा है। इस समय ताकी ने अपनी जीभ चटकाई। वह वास्तव में एक राक्षस है ना अक्को? अक्को ने एक टाइट फिटिंग पोशाक पहनी हुई थी जिसमें उसके बेहद सेक्सी उभार दिख रहे थे और उसकी तरफ 2 रहस्यमयी खंजर थे। हा, ताकि मुझसे झूठ मत बोलो, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं उस राक्षस को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता हूँ। काय, ताकी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। हया ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, फिर भौहें चढ़ा दी और आह भरी। उसने अपना सिर हिलाया और फिर लाजिरू पर ध्यान देना जारी रखा। अचानक हया के हाथ में कांच की गेंद से चमकदार बैंगनी आभा निकली। वह तुरंत चिल्लाई, ध्यान दें। आसपास के लोगों ने हया की चीख सुनी और तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, उनके सिर जमीन के करीब झुक गए। हया ने कांच की गेंद को छोड़ दिया, हालांकि वह गिरी नहीं बल्कि हवा में तैरती रही। फिर वह बाकी लोगों की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अचानक लिजारू पर नजर डाली। इस समय वह जादू का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए वह अपने आसपास पर ध्यान देने में असमर्थ था। हालांकि उसका उसे परेशान करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि अब उन्हें वह पत्थर ढूंढने की जरूरत थी। कांच की गेंद चकाचौंध रोशनी उत्सर्जित कर रही थी क्योंकि यह जमीन से 3 मीटर से अधिक ऊपर मंडरा रही थी। तभी एक महिला की आवाज गूंजी, क्या तुम्हें अभी तक वह पत्थर मिला है? उस औरत की आवाज विंड चाइम्स की आवाज जैसी थी, यह आकर्षण से भरपूर था लेकिन कम भव्य नहीं था। उस आवाज को सुनकर हर कोई कांप उठा, लेकिन वे एक स्वर में चिल्लाए, हम पवित्र महिला की जय बोलते हैं। हया बोली, सेंतेस, हम बकवास मत करो, मैं परिणाम सुनना चाहता हूँ, प्रक्रिया नहीं। हया थोड़ा कांप उठी। उसने कुछ कहने का प्रयास करते हुए एक गहरी सांस ली, लेकिन एक और आवाज सुनाई दी। ये लिजारू की आवाज थी। इस समय उसके चारों ओर उड़ने वाली आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। लिजारू ने जमीन पर घुटने टेक दिए और कहा, संत की जय हो। मैंने जंगल में सभी आत्माओं की जांच की। बकवास मत करो। क्रिस्टल बॉल के अंदर से आवाज आई, सेंतेस, मुझे आपका पता चल गया और मैंने वह पत्थर ले लिया। हालांकि लजीरू लड़खड़ा गया। संत ने कहा, चिंता मत करो, जल्दी से उस पत्थर की खोज करो। चुने हुए पत्थर को छोड़कर कोई भी उस पत्थर को अवशोषित नहीं कर सकता है। आपके पास एक दिन है, यदि आप असफल होते हैं। इससे पहले कि संतनी अपनी बात खत्म करती, कांच की गेंद से रोशनी गायब हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि संत ने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी, फिर भी यहाँ हर कोई जानता था कि अगर उन्हें पत्थर नहीं मिला तो परिणाम क्या होंगे। हया खड़ी हुई, जल्दी से कांच की गेंद उठाई, उसे साफ किया और किसी अनमोल खजाने की तरह अपने हाथ में पकड़ लिया। लिजारू भी उठ खड़ा हुआ। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, चलो, मुझे वह हरामी मिल गया। अल्पविराम। एक अन्य स्थान पर एक बेहद आलीशान और शानदार कमरे में 10 मीटर से अधिक ऊंची सफेद दीवारों पर अनगिनत विचित्र लेकिन बेहद राजसी रूपांकनों की नक्काशी की गई थी। गुंबद के आकार की छत एक विशेष प्रकार के कांच से बनाई गई थी जो बेहद जादुई बहुरंगी रोशनी बिखेरती थी। कमरा बहुत बड़ा था, नहीं, ये कहना गलत नहीं होगा कि यह जगह एक हॉल थी। इस समय सफेद वस्त्र पहने एक महिला जिसने अपने शरीर को ढक रखा था, केवल कुछ सेक्सी आकृतियां दिखाते हुए कमरे में प्रवेश किया। वह कमरे के अंत तक गई जहां एक सफेद पर्दा कमरे को 2 भागों में बांट रहा था। वह महिला जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, उसका सिर जमीन के करीब झुका हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति सम्मान से भरी थी और वह चिल्लाई, मेरी पवित्रता की जय हो। हम एक लड़की की अलसाई और मोहक आवाज गूंजी, क्या तुमने वह तैयार कर लिया है जो मुझे चाहिए? हाँ, मेरी सेंतेस। महिला की बात खत्म होने के बाद उसने भंडारण स्थान से एक छोटा लाल लकड़ी का बक्सा निकाला। उस बक्से पर अनगिनत चित्र उकेरे हुए थे। अगर कोई करीब से देखे तो उन्हें पता चलेगा कि छवियों में एक आदमी को आसमान से गिरते हुए और एक अन्य महिला द्वारा खोजे जाने का चित्रण किया गया है। अगली छवियां उनके गुलाबी जीवन की हैं, जिनमें केवल प्यार है और बीच में और कुछ नहीं। महिला ने दोनों हाथों से बक्सा अपने सिर के ऊपर उठाया और आदरपूर्वक कहा, सेंतेस, ये बक्सा 5 मास्टर मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया था जिन्होंने सेंतेस के अनुरोध के अनुसार इसे बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। बहुत अच्छा, संत ने कहा, उसकी आवाज उत्साह और खुशी को छिपाने में असमर्थ थी। आप उस बक्से को अस्थायी रूप से रखेंगे, जब तक मुझे वह पत्थर नहीं मिल जाता तब तक प्रतीक्षा करें, तब वह अद्भुत उपहार पूरा हो जाएगा। लेकिन जब वे बेकार लोग पत्थर की तलाश में होते हैं तो मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता है। आपको हया के साथ समन्वय करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए और उस पत्थर को यहाँ वापस लाना सुनिश्चित करना चाहिए, समझे? हाँ, सेंटेस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन क्या बात है? नहीं, सेंटेस, अगर मैं आप पर संदेह कर रहा हूं तो क्षमा करें, सेंटेस। हालांकि अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है। हा, संत की हंसी गूंज उठी जिससे दूसरी महिला के शब्द बाधित हो गए। लाफिन, हमारा मिशन क्या है? जमीन पर घुटनों के बल बैठी महिला लाफियन ने तुरंत कहा, इस दुनिया में हर जीवित प्राणी के लिए ईश्वर का प्यार और शांति लाना और हर किसी को ईश्वर के प्यार को महसूस करने में मदद करना। ये सही है, संत ने समझाया। ऐसा करने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि प्यार क्या है, प्यार को महसूस करना और प्यार को समझना होगा। तभी हम ईश्वर का प्रेम सभी तक पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर लाफिन को उसकी बातें बेहद उचित लगी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी जैसे कि वह भी अभी प्रबुद्ध हुई हो और एक नया सत्य समझ गई हो। सेंतेस की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, मैं समझता हूँ। सेंतेस द्वारा एक वाक्य पढ़ाया जाना पवित्र पुस्तक का अध्ययन करने के 100 वर्षों से भी अधिक है। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। हाँ, लाफियन ने झुककर कहा, मैं निश्चित रूप से संत को निराश नहीं करूंगा। अल्पविराम। सुबह में लेथेल उठा और महसूस किया कि उसकी नाक में एक हल्की सी गंध आ रही है। लाथेल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस समय उसे एहसास हुआ कि चार्लोट ने अभी भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसने आह भरी, धीरे धीरे यथासंभव धीरे से उसकी बाहों से बाहर निकला, फिर बाहर चला गया। बाहर जाने से पहले उसने चार्लोट पर नजर डाली और मन ही मन सोचा, यदि तुम एक युवा लड़की होती तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन ठीक है, आखिरकार चार्लोट एक अमीर महिला है। मुझे उससे बहुत सारे सोने के सिक्के और संसाधन भी मिले। मैं और अधिक नहीं मांग सकता, लालची होना अच्छा नहीं है। लाथेल ने खुद को सांत्वना दी और फिर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चार्लोट ने अपनी आंखें खोली, हालांकि वह खुशी से मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था मानो कल के बाद वह आसानी से मुस्कुरा पा रही हो। चार्लोट उठ बैठी और उस स्थान को छुआ जहां लेथेल लेटा हुआ था। वहां अभी भी गर्मी थी और उसकी आंखों में थोड़ी पुरानी यादें झलक रही थीं। लाथेल बाहर गया, फैला और फिर महल के दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर बैठ गया, सिस्टम सूचना पैनल को देख रहा था।
लड़का, अचानक कड़ाही की आवाज गूंजी। ऐसा लगता है कि चार्लोट तुम्हें कुछ हद तक पसंद करती है। लाथेल, ठीक है, तुम शांत रह सकते हो। लाथेल तिरस्कारपूर्वक हंसा। ओए, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? इसके बारे में सोचो, मैं उस कड़ाही पर विश्वास क्यों करूंगा जो प्यार के बारे में बात कर रही है? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हंडा, अल्पविराम, धत्तेरी की, मैं इस बच्चे को मुक्का मारना चाहता हूँ। कड़ाही ने मन में सोचा, वह पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। जीवन में पहली बार किसी लड़के ने उसे हेय दृष्टि से देखा। लैथेल ने चार्लोट से प्यार करने के बारे में सोचा, लेकिन वह अचानक डर से कांप उठा। मैं क्या सोच रहा हूँ? लाथेल, क्या तुम पागल हो? उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग में चल रहे क्षुद्र विचारों को त्यागने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने राहत की सांस ली। फिर वह दंडाइट, व्यवस्था और भाग्य की देवी को धन्यवाद देने लगा। हर दिन वह मौजूद रहता है, वह हमेशा अपना आभार व्यक्त करने का प्रयास करता है। सिस्टम, आज ही साइन इन करें। लाथेल ने मन ही मन सोचा। डिंग, शुक्रवार को आपके सफल साइन इन के लिए बधाई। आपको एक नया आइटम प्राप्त होगा, सेविस कल्पटिंग नाइफ सीलबंद, रैंक सी। अल्पविराम, नाम, सेविस नक्काशी चाकू सीलबंद, रैंक सी। विवरण, प्रसिद्ध मूर्तिकार सेविस का एक नक्काशी वाला चाकू। उस चाकू में उनका सारा अनुभव और इच्छा शक्ति समाहित थी, हालांकि वह सीलबंद था। भले ही इसे सील कर दिया गया है, फिर भी यह मौलिक पत्थर सहित लगभग किसी भी सामग्री को गढ़ सकता है। उपयोगकर्ता की ऊर्जा के आधार पर यह दिव्य सामग्रियों को भी गढ़ सकता है। अल्पविराम, इसमें काफी वर्णन था, और हालांकि लाथेल को नहीं पता था कि सेविस कौन था, फिर भी उसने पहचाना कि यह नक्काशी वाला चाकू बहुत खास था। चाकू लगभग 25 सेमी लंबा था, हैंडल किसी प्रकार की लकड़ी से बना था और बाहर कपड़े की एक पुरानी परत में लपेटा गया था। ब्लेड अभी भी तेज था, हालांकि ब्लेड के शरीर पर कई अजीब अक्षर थे जो इतने धुंधले हो गए थे कि यह पता लगाना मुश्किल था कि वे क्या थे। वह चाकू। जैसे ही लाथेल ने चाकू अपने हाथ में रखा, कड़ाही अचानक बोली, क्या आप इस चाकू को जानते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह चाकू थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है कि उस चाकू में एक अजीब लेकिन बेहद भयानक इच्छाशक्ति भी है। बच्चे, तुम्हें वह चाकू कहाँ से मिला? लाथेल ने भौहें चढ़ा दी। उसने 2 सेकंड के लिए सोचा और फिर कहा, मैंने इसे गलती से काले बाजार से सिर्फ एक सोने के सिक्के के लिए खरीदा था। पहले मुझे लगा कि यह चाकू बहुत महंगा है, लेकिन विक्रेता ने कहा कि यह सेविस चाकू है। हालांकि मैं नहीं जानता कि सेविस कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि वह शायद एक मूर्तिकार भी है। इसीलिए भले ही इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि यह एक अन्य मूर्तिकार का उपकरण है, इसकी कीमत एक सोने का सिक्का है। सेविस, कड़ाही चिल्लाई, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। कार्ल ने समझाया, उस समय जब हर कोई मेरी पूजा करता था, मैंने एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार के बारे में सुना जो बिल्कुल सही काम करने के लिए जुनूनी था। निश्चित रूप से यह असंभव है। इस दुनिया में ईश्वर सहित कुछ भी पूर्ण नहीं है। हालांकि सेविस नाम का वह मूर्तिकार एक आदर्श मूर्तिकला के प्रति जुनूनी है। मैंने उसके बारे में बस इतना ही सुना है। लाथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या वह बहुत अच्छा है? ये सही है, वह एक महान मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वह अच्छे हैं या नहीं? ये सुनकर लाथेल ने सिर हिलाया और चाकू की ओर देखा। लाथेल को लगा कि वह अपने हाथ में मौजूद इस चाकू से बेहद अद्भुत मूर्तियां बना सकता है। लड़के, उस चाकू में सेविस की इच्छा अंकित है। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का व्यक्ति है, इसलिए तुम्हें इससे सावधान रहना चाहिए। अगर सेविस ने उस चाकू के अंदर कुछ खतरनाक चीज स्थापित की है, तो तुम खतरे में हो जाओगे। कार्ल ने सलाह दी। मैं समझता हूँ, लैथेल ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इसकी अधिक परवाह नहीं थी। उसके लिए सिस्टम से आने वाले उत्पाद निश्चित रूप से सुरक्षित थे। लाथेल ने उस चाकू को भंडारण स्थान में रखा ही था कि अचानक कड़ाही की आवाज सुनाई दी। बच्चे, जल्दी से अपना सिर नीचे करो।